गुड इवनिंग एंड वेलकम टू द ब्लैक होल। आज की नशिस्त का जो उन्वान है वो आप मेरी पुश्त पे बोर्ड पे देख सकती हैं। ब्लैक होल्स, वाइट होल्स एंड वार्प ड्राइव्स। डॉक्टर विकार हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं जो जूम पर हमें ज्वाइन करेंगे। उनका तफसीली तारुफ डॉक्टर परवेज़ करवाएंगे एंड वी आर वेरी ग्रेटफुल टू हिम के तबीयत की नासाजी के बावजूद जो है वो आज हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर विकार जो है कनाडा से हमें ज्वाइन कर रही हैं एंड अभी हमें सुनने को मिला कि वहाँ मौसम जो है काफ़ी अनफेवरेबल है, बट लेट्स होप कि नेट कनेक्टिविटी जो है वो ठीक काम करती रहे और आज का सेशन हमारे लिए एक अच्छी लर्निंग अपॉर्चुनिटी हो। इससे पहले कि हम ये सेशन बाकायदा शुरू करें, काइंडली आप अपने सेल फोन्स जो हैं वो मेरी तरह साइलेंट मोड में कर दें। और दूसरा ये कि जब आप इस गुफ्तगू में शरीक होना चाहें, जब हाउस क्वेश्चन और आंसर के लिए ओपन हो, तो जस्ट रेज योर हैंड और ये माइक्रोफोन अपने हाथ में आने के बाद आप अपनी गुफ्तगू कीजिएगा। टू द पॉइंट और शॉर्ट रहिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त जो हैं वो इस गुफ्तगू में शरीक हो सकें। दोस्तों, इसके साथ ही अब स्टेज जो है वो डॉक्टर परवेज़ उनके हवाले हम करते हैं। थैंक यू नैयर, थैंक यू। फिज़िक्स के दो मजबूत सुतून हैं, एक क्वांटम मैकेनिक्स है और एक जनरल रिलेटिविटी है, और ये दोनों तकरीबन एक ही वक्त पर शुरू हुए थे, आज से कोई 100-125 साल पहले। क्वांटम मैकेनिक्स के हक में तो अब न सिर्फ इतने ज़्यादा दलाइल और इतने ज़्यादा शवाहिद मौजूद हैं कि इस पर शक करना तो कोई माकूल बात नहीं बनती। आपका जो सेल फोन है वो क्वांटम मैकेनिक्स के ज़ोर पे चलता। जनरल रिलेटिविटी को भी बार बार परखा गया है और इसमें कभी कोई ख़राबी नहीं दिखाई दी। अलबत्ता हमें पता है कि इसमें बेहतरी की गुंजाइश है। अब क्वांटम मैकेनिक्स और जनरल रिलेटिविटी का मिलाप अब तक हो नहीं सका। ये दो सुतून हैं, लेकिन जब आप इनको जोड़ने की कोशिश करते हैं तो इसमें कुछ मुश्किलात पैदा होती हैं। यहां तक हम कह सकते हैं कि इनके बीच में तजाद है। अब इसके ऊपर बहुत बड़े जहन लड़ते रहे गुज़िश्ता 100-125 साल तक, या ये कहना चाहिए 100 साल तक, और इसके बावजूद वो खराबियां, वो कीड़े निकलते रहते हैं इसमें। रीनॉर्मलाइजेशन एक चीज़ है जो हो नहीं पाई अब तक। आज मैं आपका तारुफ कराऊंगा वक़ार हुसैन से, जो कि प्रोफेसर हैं यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू ब्रंसविक में। बहुत इन्होंने काम किया है इसी मौजू के ऊपर, यानी कि जनरल रिलेटिविटी और क्वांटम मैकेनिक्स की इन्होंने शादी कराने की कोशिश की है, लेकिन इन्हें भी कुछ कुछ कामयाबी मिली है। अब इसी जनरल रिलेटिविटी से ब्लैक होल निकलते हैं। जहां आप बैठे वो उसकी एक मिसाल। इससे वाइट होल भी निकलते हैं, इससे और अजीब और गरीब चीजें निकलती हैं। तो अब मैं वक़ार से आपका तारुफ कराता हूं। लाइट ऑन हो जाए। मुख्तसर बताऊंगा इनके बारे में कि इन्होंने बहुत सारा काम किया शोबे में। इनको ग्रेविटी रिसर्च फाउंडेशन की जानिब से एक बहुत बड़ा एजाज़ मिला था, मेरा ख्याल है आज से कोई 20 साल 25 साल पहले, और वो इसी समत जो उनकी रिसर्च है वो इसी तरफ हमेशा रही है। अभी हाल में इन्होंने कुछ बड़े अच्छे पेपर भी छापे हैं फिज़िकल रिव्यू लेटर्स में। तो खैर यहाँ वक़ार से आपके सामने खड़े हैं। वक़ार, आप मुझे देख सकते हैं, मैं तो आपको देख सकता हूँ। जी बिल्कुल देख सकते हैं। गुड, हाउ आर यू? बिल्कुल ठीक ठाक। थैंक यू परवेज फॉर हैविंग मी हियर। Well, we're looking forward to your telling us about black holes, white holes, warp drives. शुरू कीजिए, whatever. हाँ, ठीक है। सो परवेज, फील फ्री टू इंटरप्ट मी। कोई सवाल हो या ऑडियंस के भी कोई सवाल हो तो आप मुझे रोक के पूछ लीजिए। तो मैं शुरू करना चाहता हूँ बड़ी बेसिक चीज से। मैं जरा एक अपनी स्क्रीन शेयर फिर से कर लूँ। ठीक, स्क्रीन शेयर हो गई। हाँ जी, अभी मैं अपना पैड खोल देता हूँ।
नजर आ रहा है सबको वहां पे? हाँ, ठीक आ रहा है। अच्छा, तो मैं शुरू करूंगा फ्रॉम अ वेरी सिंपल थिंग। वो ये कि एक चीज जो हम सबको पता है वो ये है कि अगर कोई दो डॉट्स हों, मेरी पेन का क्या हुआ, अब चलेगी, ठीक है। ये नजर आया आपको? हाँ, स्क्रैच या जी। सो ज्योमेट्री जो है, इसकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर कोई दो पॉइंट्स हों तो उनमें जो डिस्टेंस है वो कैसे निकाला जाए। सो इसकी जो सबसे एलिमेंट्री चीज है वो हमें पता है, दैट्स पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम says, as we all know, okay, if this is some length a, this is some length b, then this is a square root of a squared plus b squared. ये कहां से आया? So ये जो चीज है, this is a property of what we call flat space. तो मैं इस जगह से शुरू करना चाहता हूं जहां सबको इस चीज की वाकफियत है। अब ये सोचें कि अगर ये ट्रायंगल बहुत ही छोटा है, ये है छोटी सी डिस्टेंस, इसको dx कहते हैं, इसको dy कहते हैं, तो ये फॉर्मूला वही होगा, dx स्क्वायर्ड प्लस dy स्क्वायर्ड स्क्वायर रूट। अब इसके बारे में एक और चीज कर सकते हैं, इस फॉर्मूला को एक बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से लिख सकते हैं, और वो ये है कि अगर ये dx और dy को एक ऐसा वेक्टर के जैसा बना लें और यहाँ पे हम एक मैट्रिक्स लिख लें 1 0 0 1 और इधर लिख लें dx dy और सिर्फ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कर लें, तो ये निकलता है dx स्क्वायर्ड प्लस dy स्क्वायर्ड। तो इट्स द सेम फॉर्मूला, ये पाइथागोरस थ्योरम है, जैसे ऊपर है वैसे नीचे है। तो इसमें एक इस तरीके से लिखने से एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज निकलती है। ये जो बीच में मैट्रिक्स आता है, दिस इज कॉल्ड ए मेट्रिक। इस एग्जाम्पल में ये जो मेट्रिक है, दिस इज अ मेट्रिक ऑफ फ्लैट स्पेस, जो समथिंग वी आर ऑल फेमिलियर विथ। और इसको 3 डायमेंशंस में भी कर सकते हैं, तो दिस विल बी dx dy dz and the matrix will be 1 0 0 0 1 0 0 0 1. So this is just the formula for finding the distance between 2 points. So अब जो बात आती है, इस चीज पे आप फोकस करें, जो मेट्रिक की चीज है, ये बड़ी एसेंशियल चीज है जनरल रिलेटिविटी में। अच्छा, ये मेट्रिक के बारे में एक और चीज आपको बताऊं, ये है कि अगर ये मेट्रिक अगर आप कल इस्तेमाल करें, यानी कि 2 days from now, 1 day from now, it'll be the same formula. If you apply this formula somewhere else, यानी कि इस कमरे में से दूसरे कमरे में या अमेरिका में या कहीं और, on a tabletop, it'll be the same formula. The formula does not change. So this describes the geometry of एक किस्म की flat space जो कि जिसकी extent is everywhere. Now general relativity का जो central object है वो ये metric है. But something interesting happens. What happens that's interesting with this metric is कि ये जो इसमें 1 0 0 1 है, ये चेंज हो जाते हैं। They can be any numbers. इसका सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी है कि ये जो नंबर है और ये नंबर है वो दोनों सेम होंगे। So now this is a more complicated formula for finding the distance between 2 points. अब आप सोचें कि ये numbers ना हो और ये functions हों, functions that depend on position, यानी कि 1 1 0 0 होने के बजाय this is some function of x and y, another function of x and y here, another function of x and y here instead of 1 0 0 1. Then the formula for finding the distance between 2 points is much more complicated. And it changes from place to place. So what we get there is a curved space, not a flat space. It's all about this metric. Acha.
जनरल रिलेटिविटी में एक और चीज होती है कि ये 2 डायमेंशनल नहीं है, ये 3 डायमेंशनल भी नहीं है, ये 4 डायमेंशनल हो जाता है. So we have the notion of an event in space-time. और ये इवेंट क्या चीज होती है? The event is, आप इमेजिन करें कि there's a time direction and there's an x direction and there's a y direction. Let's forget about the third z dimension. So then ये एक event हुआ, ये एक event हुआ, and the events are characterized by t and x and y in this example. And so यहाँ पे सवाल वही है कि ये distance क्या है between events. So Einstein found something very, very interesting, and this has been verified experimentally. What Einstein found was there's a generalization of this Pythagoras theorem. And the generalization of the Pythagoras theorem says that the distance between these 2 points, we'll write it as ds squared, is equal to dx squared plus dy squared, and now there's a minus dt squared. That is the formula that comes from the special theory of relativity, and you can think of it just as a generalization of Pythagoras theorem. So, अब ये जो चीज है, this is the first advance from Pythagoras time to include time and space. So अभी हम जनरल रिलेटिविटी तक नहीं पहुंचे हैं, क्योंकि अगर इस फॉर्मूला को मैट्रिक्स में लिखना है, तो then we write it in the same way that we did before. We have dt, dx, dy, and then we have a matrix, and then we have dt, dx, dy. अब इसमें बात यह है कि 1001 तो आ गया आपका Pythagoras theorem का, and now there's something else, which is this. And this is the distance between 2 events. So, अभी तक जो बात हुई है, it's just a series of basic Pythagoras theorem and then a generalization of Pythagoras theorem. अब आप ये सोचें कि ये जो मैट्रिक्स है, इसमें भी आप फंक्शंस डाल सकते हैं, इधर 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 हर जगह फंक्शंस डाल सकते हैं. इसका क्या मतलब होगा? इसका ये मतलब होगा कि to find the distance between 2 points, it depends on ये फंक्शन क्या है, ये फंक्शंस क्या है, instead of -1 0 0 0 1 0 0 0 1. This means कि अगर आप इधर हैं, तो there, and ये 2 points हैं in this part of the room, there's a formula for finding the distance between 2 events. अगर आप इस तरफ हैं, तो it's a slightly different formula, क्योंकि all the numbers have changed. So ये बड़ी interesting सी चीज है. What this does is it describes curved space-time, क्योंकि इसमें time भी आ गया है. और कर्वेचर जो चीज है, ये मैंने जो शुरू में कहा था कि ये जो फ्लैट, this means flat, this means the formula is the same everywhere. Now the formula is not the same everywhere, it depends on space and time. आज एक formula होगा, कल कुछ और formula होगा. So this is the basic and simplest mathematical background. कि curved space-time क्या होता है? Just a sequence of generalizations of Pythagoras theorem. The important thing in this generalization is this minus sign. And इसके आगे ये तो सबसे simplest formula, इसे कहते हैं मिन्काउस्की space-time का formula, not normal flat space-time जो आपके टेबल पे होता है, but the most elementary space-time जिसमें time भी included हो. So अब general relativity क्या चीज है? And before we get to black holes, let's talk a little bit about what general relativity is. So Wheeler जो है, John Wheeler was an expert and did many things from particle physics to nuclear physics, and इनकी जो later life थी, he devoted his life to general relativity and quantum gravity. So इन्होंने आइंस्टाइन के इक्वेशन को बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से डिस्क्राइब किया. उन्होंने कहा कि ये जो स्पेस टाइम का जो मेट्रिक है, this is now
4x4 matrix, इसके अंदर functions हैं, इधर भी function है, इधर भी function है. I shouldn't write zeros, but there's some function here, there's some function here, F, G, H, etc. Or these are functions of X, Y, Z, and time. So essentially all you think about is that there's a Pythagoras theorem, and the Pythagoras is changing from place to place and time to time, and that's curved space-time. So this is a metric of curved space-time. So ये जो curved space-time है, this is like a stage. आप सोचें कि आप कोई ड्रामा देख रहे हैं और उस पे स्टेज पे एक्टर्स हैं, एंड जो स्टेज है उस पे लोकेशंस आप डिस्क्राइब करते हैं और उस पे एक्टर्स आके बातचीत करते हैं, स्टोरी सुनाते हैं आपको. नाउ इमेजिन कि जो स्टेज है वो इलास्टिक है, यानी कि जैसे एक्टर्स मूव करते हैं स्टेज पे, स्टेज बेंड हो जाती है और एक्टर्स बात करते हैं तो एनर्जी ट्रांसफर होता है बिटवीन द एक्टर्स, जो स्टेज है वो बेंड हो जाती है. सो इन द सेम वे जनरल रिलेटिविटी डिस्क्राइब्स स्पेस टाइम and matter ka interaction. The matter is the actors on the stage, and the space-time is the stage itself. So ek kisam ka dance hota hai between the stage and the actors. Matter is all the actors, and the stage is all of space-time. So unka dance hota hai, and they move together. So Wheeler described this dance as matter tells space-time how to curve, and space-time tells matter how to move. So this is a very famous one-sentence explanation of general relativity. And the stage example provides a very nice illustration of it. So Einstein's equation basically is, एक side पे है space-time geometry, and दूसरी side पे है matter. So इस किस्म का इक्विवेलेंस है बिटवीन स्पेस टाइम ज्योमेट्री एंड मैटर. स्पेस टाइम ज्योमेट्री का क्या मतलब है? स्पेस टाइम का ज्योमेट्री का इज नथिंग बट द मेट्रिक, वो जो मैं आपको बता रहा था मेट्रिक है. इस साइड पे जो है इसमें मैटर की एनर्जी डेंसिटी होती है. डेंसिटी तो जैसे कोई भी मैटर की होती है, mass density, energy density on the right side. So this dance goes on between the space-time geometry and space-time geometry. कैसे change होती है? वो सारे जो matrix में functions होते हैं, they keep changing. और दूसरी side पे जो energy density है, that keeps changing. So इनका dance जारी है पूरे space. And this describes the entire universe because it includes all of time and all of space. So this is perhaps one of the greatest discoveries. Arthur Eddington was a British astronomer and physicist, described general relativity as the greatest creation of the human intellect. Because space-time भी revolutionized हुई, and the connection between space-time and matter will be revolutionized हुई. So this is the basic backdrop. So इस वक्त I think I'll pause and see if you have any questions. I've introduced a metric, space-time metric, flat tabletop metric, and talked a little bit about the dance between the geometry and matter. वकार, इसमें मैं अगर थोड़ा सा इजाफा करूं, ये बिल्कुल कीजिए. हाँ, जैसा कि एक मैट्रेस होता है, तो उस मैट्रेस के ऊपर अगर आपने दो भारी गोले रखे हो ना, तो मैट्रेस क्योंकि नरम होता है वो दब जाता है, तो ये भी दबेगा वो भी दबेगा. अच्छा, अगर ये एक दूसरे से बहुत दूर हो तो इनके बीच में बस वो ऐसे ही रहेंगे. लेकिन अगर आप इन दो गोलों को ज़रा नज़दीक रखें तो इसमें जो खम आएगा और उसमें जो खम आएगा, तो ये एक दूसरे की तरफ आकर लगेंगे, जुड़ेंगे. ये चीज़ है जिसको ग्रेविटी कहते हैं. तो वकार यही बात कर रहे थे कि वो कर्व स्पेस टाइम बनता है जब आप मैटर वहाँ पर रखते हैं, तो स्पेस टाइम के अंदर कर्वेचर आ जाता है. बस इतना छोटी सी बात थी. अब मेरा ख्याल है सवाल अगर हम आखिर तक रखें तो बेहतर होगा. ठीक है, that'll be fine too. Okay, so ये जो परवेज बता रहे थे, it's a picture like this कि ये अगर स्पेस टाइम है और ये एक मास है और ये दूसरा मास है, they both curve, और वो जो कर्वेचर है वो एक दूसरे को इफेक्ट करता है. So this replaces जो न्यूटन की लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. अच्छा, now we come to something entirely different. And that is कि आप इमेजिन करें बड़ी सिंपल सी चीज. सपोज यू हैव अ पॉन्ड, बिल्कुल स्टिल सा लेक है, पानी की लेक है, उस पर आप पत्थर फेंकें
ये पत्थर फेंका तो एवरीबडी नोज व्हाट्स गोइंग टू हैपन. क्या होगा कि ऐसे पानी के रिपल्स निकलेंगे एंड दे विल गो आउट लाइक दैट. अच्छा, अगर आप इसकी तस्वीरें लें और तस्वीरों को स्टैक करें. सो आपने सबसे पहले पत्थर फेंका, उस वक्त तस्वीर लें तो ये जो रिपल्स हैं वो निकले नहीं हैं. थोड़ी देर के बाद तस्वीर लें तो रिपल जो है वो आगे निकल गया है और वो पहुंचा है यहाँ तक, उसके आगे यहाँ तक. सो ये सारी तस्वीरें अगर आप लें और उनको स्टैक करें तो वो कैसे नज़र आएगा? वो ऐसे नज़र आएगा कि तस्वीरें तो कोई एक वक्त पे लेते हैं, फिर दूसरी वक्त पे लेते हैं, फिर तीसरी वक्त पे लेते हैं, और इस पे हमको रिपल्स डिस्क्राइब करने हैं. सो ये कहें कि ये x है, ये y है, तो सबसे पहले ये पॉइंट है, यहाँ पे आप इमेजिन करें कि दिस इज वेयर यू थ्रू द स्टोन इन द पॉन्ड. थोड़ी देर के बाद जो तस्वीर है वो ये तस्वीर होगी, और थोड़ी देर के बाद ये तस्वीर होगी. अगर ये तस्वीरों को स्टैक कर दें और इनको कनेक्ट अप करें यूं करके, सपोज आपका वो मॉडर्न कैमरा है जिससे यू टेक अ पिक्चर every nanosecond, so then you get this cone coming out. So this is called the wave cone. तो ये तो पानी के वेव्स हैं. इस ऐसे लाइट के वेव्स भी होते हैं. एंड सो जो लाइट के वेव्स होते हैं लुक्स एग्जैक्टली द सेम थिंग. अगर आप लाइट बल्ब को ऑन करें और देखें कि वो जो पानी, जो लाइट का जो स्फीयर होता है वो निकल के जाता है एक साइड से, चारों तरफ निकलता है, फैलता है एक पॉइंट से, तो उसका भी एग्जैक्टली यही तस्वीर होगी. उसे कहते हैं लाइट कोन. एंड एग्जैक्टली द सेम काइंड ऑफ पिक्चर अगर आप तस्वीर ले सकें और उसको स्टैक करें, दिस इज व्हाट यू इमेजिन. तो ये लाइट कोन है, इट्स अ वेरी फंडामेंटल कॉन्सेप्ट इन ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि ब्लैक होल्स क्या हैं और वाइट होल्स क्या हैं. अब आप सोचें कि ये जो लाइट कोन है, अब एक और एक्सपेरिमेंट का सोचते हैं. इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग ए स्टोन इन अ पॉन्ड, लेट्स इमेजिन पुटिंग अ रिंग इन अ पॉन्ड. सो मैं इसको ब्लू में ड्रॉ करता हूं. सो हियर इज अ रिंग एंड दिस वाज अ स्टोन. अगर आप रिंग ड्रॉप करें पॉन्ड में, उसको उठा लें वापस, तो फिर क्या होगा? वेल, यहां पे ये होगा कि यू विल सी अ वेव गोइंग आउट, you will also see a wave going in. अगर आपने एक्सपेरिमेंट नहीं किया है तो कीजिए, बड़ा आसान एक्सपेरिमेंट है. So there's an outward going wave and an inward going wave. So ये जो चीज़ है, this is the normal phenomena that we expect. पानी के साथ, लाइट के साथ भी यही होता है. अगर बहुत बड़ा सा बलून है और बलून के ऊपर आपने छोटे छोटे से बल्ब्स लगाए हुए हैं और बलून को ऑन करें, तो लाइट जो है वो, लाइट को ऑन करें जो बलून पे या बॉल पे लगी हुई है, तो you'll see this wave going out and you'll see this wave shrinking in. This is this picture. अच्छा, ये जो तस्वीरें हैं, these pictures apply जब जो स्पेस टाइम का जो मेट्रिक है, the formula for distance between 2 points, it's this one. इसे जो कहते हैं फ्लैट स्पेस टाइम. फ्लैट स्पेस टाइम क्योंकि nothing depends on time and nothing depends on space. It's a static formula. It's the same everywhere. It's the same tomorrow as it was today. It's the same here. It's the same in Lahore. It's the same in Islamabad. The same formula everywhere. लेकिन अगर ये मेट्रिक जो है उसमें आप फंक्शंस डाल दें, तो then the behavior of these outgoing wave and the ingoing wave are very, very different. They start distorting. So ये होता है कि जब स्पेस टाइम कर्व्ड हो जाता है, तो ये लाइट कोन जो है ये डिफॉर्म हो जाता है. It can deform in all kinds of crazy ways. एंड जो ब्लैक होल्स हैं, वन वे ऑफ थिंकिंग अबाउट ब्लैक होल्स इसके ये लाइट कोन्स को बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से डिफॉर्म करते हैं. एंड सो एक इसमें आप ये चीज़ कर्व स्पेस टाइम को अगर विजुलाइज करना है, तो इसमें ये आप सोचते हैं कि लाइट कोन्स को क्या होता है.
सो जो मिन्काउस्की स्पेस है वो कैसे नजर आती है, बिल्कुल फ्लैट स्पेस टाइम अगर उसको लाइट कोन्स के साथ समझा जाए तो व्हाट डज इट लुक लाइक? सो इट लुक्स लाइक दिस. सो मैं ड्रॉ करता हूं इधर टाइम गोइंग दिस वे, एंड सिंप्लिसिटी के लिए लेट्स जस्ट इमेजिन कि एक ही स्पेस डायरेक्शन है इंस्टेड ऑफ 3 स्पेस डायरेक्शंस. एंड सपोज आप इस पॉइंट पे आप खड़े हुए हैं और आप फ्लैश लाइट ऑन करें तो लाइट ऐसी जाएगी. अगर आप इस तरफ खड़े हैं और फ्लैश लाइट ऑन करें तो लाइट इस तरीके से जाएगी. अगर आप इधर हैं तो लाइट यूं जाएगी. इन अदर वर्ड्स ये सारे हर लोकेशन पे आप खड़े रह के या आपकी कोई टीम है सब खड़े रह के लाइट ऑन करें तो दिस इज हाउ द लाइट वेव्स विल मूव आउटवर्ड्स. जस्ट अ पॉइंट, लाइट बल्ब ऑन करें या फ्लैश लाइट ऑन करें, इट विल गो आउट लाइक दिस. एंड यू कैन ड्रॉ दिस लाइट कोन्स एट एनी पॉइंट. तो ये जो है ऐसे लगते हैं जैसे सिपाही परेड में खड़े हुए हैं सारे लाइट कोन्स. अब जब स्पेस टाइम डिस्टोर्ट होता है तो ये जो सारे जो परेड है लाइट कोन्स की, इट गेट्स कंप्लीटली डिस्टोर्टेड. हाउ डज इट गेट डिस्टोर्टेड? सो सबसे पहले लेट्स कम बैक टू द पॉन्ड. सो अब आप ये पॉन्ड को इमेजिन करें. where आई एम गेटिंग टू इज ट्राइंग टू एक्सप्लेन कि ब्लैक होल्स जो हैं वो लाइट को कैसे डिफॉर्म करते हैं. तो again the pond is a really nice example, so let's come back to the pond. So here's the pond, and let's imagine this is not a normal pond. Let's imagine कि जो pond है यहाँ पे एक बीच में एक बहुत बड़ा सा सिंक होल है, यानी कि पानी सारा pond से ड्रेन हो रहा है. बहुत इवन सा सिमेट्रिकल सा ड्रेन है. चारों तरफ से पानी आ रहा है, इज गेटिंग सक्ड डाउन एंड डिसअपीयरिंग इन द मिडल ऑफ द अर्थ. अच्छा, नाउ लेट्स रिपीट इन दिस पॉन्ड द सेम एक्सपेरिमेंट. सो व्हाट एक्सपेरिमेंट? लेट्स इमेजिन इस पॉन्ड में दैट यू पुट डाउन अ रिंग, यू प्लॉन्क डाउन अ रिंग, एंड देन यू आस्क कि अच्छा अब जो आउटवर्ड गोइंग वेव था, जो ये वेव जो नॉर्मली बाहर जाता है, यहाँ से जो वेव अंदर जाता है, उस पर कुछ असर होता है कि नहीं? बिल्कुल असर होता है, क्योंकि जो आउटवर्ड गोइंग वेव है इस पे यहाँ पे सिंक होल है बीच में, सारा पानी ड्रैग इन हो रहा है, तो ये जो वेव है इट मे गो आउट मोर स्लोली. अगर सिंक होल बहुत ही स्ट्रांग है तो दिस वेव मे हैव ट्रबल गेटिंग आउट एट ऑल. सो ये जो इस किस्म का पॉन्ड है जिसमें सिंक होल है, देयर इज अ बाउंड्री. और वो बाउंड्री ऐसी है कि अगर आप अपना रिंग डालें इस पे, यू कैन इमेजिन रिंग्स ऑफ डिफरेंट साइजेस. सो एक रिंग ये है, एक रिंग ये है, एक रिंग ये है. आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं पॉन्ड के साथ एंड यू प्लॉन्किंग डाउन डिफरेंट रिंग्स ऑन दिस पॉन्ड टू सी के वेव्स को क्या होता है. सो देयर विल बी अ रिंग साइज. आप वो रिंग को डालें एंड देयर इज नो आउटगोइंग वेव एट ऑल. There's no outgoing wave. There's an ingoing wave, but no outgoing wave. When that happens, we say that there's a horizon. In EK, the water sink here is so strong कि जो normally बाहर waves जाते हैं, they cease to go out at a particular radius. एक radius है, और वो ring की size अगर वो radius है, let's say call the horizon radius, then the outgoing light wave stops going out. And that's a signal that this pond is a very fishy pond. The sinkhole is too strong. The ingoing one is always going in. So we now have the notion of normal ponds and these ponds just may sinkhole. Well, space-time is exactly like that. Black hole space-time in particular, that's really all it is. So black hole space-time, if I were to draw a big picture like a pond, let's say this is a black hole space-time. Then there are some regions of the space-time. This is a rough किस्म का ग्राफ है. यहाँ पे अगर आप लाइट का एक्सपेरिमेंट करें तो you see that light wave goes out. अगर आप light ring का एक्सपेरिमेंट करें तो you'll see कि in this region
एक wave अंदर जाता है, एक wave बाहर जाता है, just like a normal pond. So this might be called a normal region. Put in quotes, normal space-time. यानी कि intuition जो है हमारी कि there should be an outgoing wave. Oops, गड़बड़ होगी screen की. Just one sec. So normal space-time is where the outgoing wave is going out and the ingoing wave is going in. This is the abnormal part of space-time. And the abnormal part of space-time, if you take a little balloon with little bulbs stuck on it, little ball with little bulbs on it, and you light it up, the connection is fine, everything is fine, but there's no light coming out, there's only light going in. Then this is abnormal space-time. Penrose called it a region of space-time that contains trapped surfaces. Trapped surface वही है, यानी कि जो मैंने describe किया, या आप कोई भी बॉल जैसा शेप ले लें, उसको लाइट अप करें, then no light goes out, क्योंकि हर जगह इस abnormal space-time में sink holes हैं, जैसे वो pond के sink holes थे. So that is the intuitive description of a black hole. There's a space-time, उसके normal regions हैं, where light behaves normally, and there are abnormal regions of the space-time where light behaves in a very funny way, और उनके बीच में ये boundary है. और जो boundary is called the event horizon. So that is the intuitive picture. अब इसका space-time picture कैसे होता है? So the space-time picture, we already drew the space-time picture of Minkowski space. Here it is. All the light cones are lined up like soldiers in a parade, and nothing interesting happens. This part is the same as this part is the same as this part of space-time, and the light cones are doing their own thing. These are very simple experiments. They are just pond experiments. So now, what is the picture corresponding to this for a black hole space-time? If I were to do T and X again, what would these light cones look like? So let's draw that. So we have a time direction going like this. Or since we're talking about rings, let's think of this as a radial direction. ये कोई center है और इसमें से this is where you will, this is the center of the pond, let's say, and waves go outwards in different directions. So इसमें ये होता है कि there is a boundary. I'll draw the boundary in red, and then I'll draw some light cones. So this is a straight line. So we have out here normal space-time. And again, normal just means light behaves as we expect. And this is the other side. This is, I'll call this now the black hole region. Black hole region is the abnormal region of space-time. और ये जो है आपकी border है. And this border is the event horizon. So light cones को क्या होता है? So let's now draw light cones in this picture. So अगर आप बहुत दूर हैं यहाँ पे, in way away from this boundary, तो यहाँ पे जो light cones हैं, future light cone looking to the future look like this. Just like Minkowski space, they're marching like soldiers. And all these things represent, once again, is you shine a little light bulb and ask light rings कैसे expand करते हैं. Now, when you start getting closer to this boundary, the light rays start to tilt a little bit. They start tilting in this direction. And then right on the boundary, they look very funny. They look like this. अच्छा, एक और interesting चीज़ है कि ये जो edge है light cones की, what does that represent? This edge and this edge. It represents the speed of the wave going out. So I didn't mention that before, but let me now mention it. So अगर हम इसको draw करें,
again, think of the pond and stacking the pictures of all the rings going out. The faster the wave travels out, so this is one speed, this would be another speed. This wave is traveling much faster. Maybe one wave is in oil and one wave is in water. There are different speeds, and the light cone in the same amount of time expands differently. So general relativity, special relativity में, so this slope, ये जो है इस line की slope है, it represents the speed of the wave. So यहाँ पे इसको कहते हैं, this is the slope is wave speed. यहाँ पे जो space time diagrams में, the wave speed is the speed of light. So this is all speed of light. Of course, the speed of light is a gigantic number. So when we draw these pictures, हम ये exaggerate करके slope draw करते हैं ताकि वो visible. So अब ये जो boundary है इसको जरा देखें. Here ये जो wave की edge है, it runs along the boundary. So अगर यहाँ inside the horizon, what happens? Inside the horizon, if I were to draw the light cone, it's pointing inside, like so. So the curved space-time का feature है, it's really very simple to visualize. Think about light cones, और जो light cones हैं, उनका normal region होता है, और जहाँ पे curvature होता है, light cones do strange things. They bend and distort in different ways. So this is the picture of a black hole. And this is the picture that's actually not it's an elementary picture, लेकिन ये जो चीज़ है ये काफ़ी इस्तेमाल होती है in trying to understand कि curved space-times क्या होते हैं. Very, very simple, just how does light behave? Very equivalent to how do waves behave on a Ripley pond. So अच्छा एक और चीज़ है, gravitational waves क्या चीज़ें होती हैं? Gravitational wave is nothing but a ripple in space-time. So what does a ripple in space-time do? A ripple in space-time causes ripples on these light cones. Yeah, the edges are now wiggly. अगर gravity wave जाता है बीच में से. So what about white holes? So ये जो picture है, this is a picture of a black hole. And now let's turn to white holes. So white holes are again very, very similar before to black. you go to white holes, you haven't even mentioned the word gravity so far. No, I'm right now just describing how light distorts, and Yes. the curvature of space-time is gravity itself. So Good. But can you explain that a bit to the audience over here? Because the audience is used to, I think, a different physical picture, which is that the black hole is something so small and massive that it distorts space-time around it, and so light can enter but cannot leave. You are saying exactly the same thing with the light cones and how they bend as you get to the event horizon. लेकिन थोड़ा सा gravity के हवाले से लोगों को समझाएं. बिल्कुल. So let's do that. So gravity कहाँ पे आती है? So I'm just going to redraw the same picture and ask the following question. So gravity as curved space-time. So सबसे important चीज़ इसमें ये है कि आप ये notice कीजिए कि जब curved space-time होता है, so let's come back to flat space-time first. In flat space-time, we ask the following question. We ask the question, okay, we have t and x again, and we ask the question, if I launch
a projectile, how does it move? Well, a projectile moves in some path like this. It's a straight line path. So this is free particle motion. इसका ये मतलब है कि आपने टेबल टॉप पे कोई चीज़ को एक किक मारा, बॉल को रोल किया, it just follows a straight line. अगर टेबल पे कोई फ्रिक्शन ना हो तो वो पार्टिकल चलते जाएगा. Now what's happening on the surface of the earth? On the surface of the earth, what's happening is कि अलग अलग किस्म के ऑर्बिट्स हैं. If you're standing here and you drop a ball, it goes straight down. अगर यहाँ पे आप higher up कोई सैटेलाइट लॉन्च करें तो सैटेलाइट का कोई ऑर्बिट होता है अराउंड द अर्थ लाइक दिस. अगर आप बॉल को कोई एंगल पे फेंकें, so it goes and falls like this. That is a parabola. So yeah, there are these three. एक और orbit, a hyperbolic, I will not draw this. These are some basic orbits of particles on the surface of the earth. So we think of gravity as the fact that things fall down, this one, or things are trapped like this satellite is trapped in orbit. So how does space-time and curved space-time reproduce these pictures? यहाँ पे जो न्यूटन की अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि अच्छा, the earth is producing एक force, and it's the force of gravity. It depends on the mass of the earth, and all trajectories just depend on this big mass of the earth. So what happens with space-time? And how does curved space-time describe exactly these pictures? So let's draw another picture of that. And think of the following. So one way to imagine curved space-time is, here's the Earth sitting here, and space-time, according to Wheeler's description and the equations of general relativity, space-time is all curved. It's exactly like बहुत heavy सी ball mattress पे है, and the mattress is all curved. And so now if you launch a little particle in this orbit, in the space-time, the shortest distance it moves from one point to another point will look parabolic. That's the consequence of Einstein's equations. So, जो Newton के law of gravitation say is a parabola caused by a force, here it's caused by the curvature of space-time. How did space-time get curved? It got curved because the mass is sitting there, and there's this dance between the mass and space-time. As the mass moves, the space-time curves. The space-time curves, it determines the motion of all projectiles in that space-time. अच्छा, अब ये देखें कि ब्लैक होल में क्या होता है. So ब्लैक होल का पिक्चर ये होगा कि go back to black here. The picture of a black hole is very, very similar to what I have up there. यहाँ पे there's a mass, and this is now a black hole. Everything is the same. एक फर्क है, और वो फर्क ये है कि इसके आसपास एक बाउंड्री है. Usually the boundary is associated with the black thing, with the black line here. This is called the event horizon. और again यहाँ पे ये है कि this is the normal part of space-time. यहाँ पे light cones normal है. यहाँ पे there's very high curvature here. Same picture as जो मैंने ऊपर draw किया. और अगर black hole बहुत ही बड़ा black hole है, then gravity जो है is not that strong near the boundary of the black hole. Gravity becomes stronger and stronger as you approach the center of the black hole. Center जो है वहाँ पे all the mass is concentrated at the center. वहाँ पे एक curvature singularity है. Space time का एक infinite curvature point है. Curvature आप imagine कर सकते हैं, ball का curvature होता है, horse के saddle का curvature होता है. There are different kinds of curvature. So the center of this black hole is a point of infinite curvature. So ये जो है, this is a prediction of general relativity. And एक वजह जो है हम quantum gravity को ढूंढ रहे हैं वो ये है कि ये जो singularities होती हैं, they are considered unphysical.
So जो gravity है, it's जो earth को describe करती है here, it's exactly the same as over here, except ये एक boundary आ जाती है बीच में. And if the black hole is really small, the closer you are to the center, the stronger gravity is. So black holes और earth में ये फर्क है कि densities जो हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं, और जो large black hole है outside it, it's just weak gravity, like normal. It's only जब boundary के पास आते हैं, you cross the boundary, even as you cross the boundary, यहाँ पे curvature कोई खास नहीं है. It's just कि एक आप पर्दे के through चले गए, gravity इतनी strong नहीं होगी. लेकिन as you get closer and closer to the center, the gravity gets stronger and stronger and stronger. अच्छा, एक और चीज gravity की होती है कि there's something called a tidal force, which is very easy to understand. So suppose आप ये यहाँ पे खड़े हुए हैं and you're falling down, and there's some object falling down. Here are your shoulders, and there's your body, and you're falling down. So Earth के motion में क्या होता है? वो ये होता है कि as you fall, your left shoulder is going towards the center, your right shoulder is seeing a force towards the center. So the net effect is your shoulders are getting contracted towards each other. You don't feel it, because Earth की जो gravity is not that strong, and you're not this large. So ये जो force है, pulling your shoulders together as you fall on the surface of the Earth, इसके साथ साथ ये tidal forces भी आती हैं. तो black hole में क्या होता है कि ये जो tidal forces हैं इतनी strong होती हैं कि if you fall into a black hole, even if it's not a black hole and a heavy massive object like a neutron star, your tidal forces हैं बहुत ही ज़्यादा strong होती हैं. So that's another feature of gravity and curved space-time. क्योंकि ये जो path है, this is just a free fall. This is free fall in gravity according to general relativity. Curved space-time है, and every part of your body is following the shortest distance to the center. ये कहते हैं radial, but part of the radial infall, they're getting close to each other and close to each other and close to each other. So as you fall into a black hole, you get squeezed into a thin pencil by the time you get to the center. So Pervez, anything else I should add there? मतलब ये हुआ कि टांग आपकी बहुत जोर से खींची जा रही है. जी, so you become a pencil, और shoulder shrink हो रहे हैं, पूरी body shrink हो रही है. सर पे कशिश कम है, टांगों पे ज्यादा है, तो आप खिंच जाएंगे. Spaghetti, बिल्कुल. So ये there's a force difference, and then there's also the tidal force squeezing you. Good. दोनों forces. Now we want to know about white holes. So अब white holes की तरफ जाते हैं. So again, it's again a dance of light cones. So let's take a look at that. So इसका picture क्या है? Now जो pond का picture है, it's exactly the opposite of a sinkhole. So let's think about that. Oops, मेरी पेन को क्या हो गया? Let's just take a look. Color white हो गया, that's why. Let's change the color back. So white hole. So now here's our pond again. और पहले हम visualize कर रहे थे कि pond में यहाँ पे sink hole है, so all the water is falling in. And then हम ये experiments करते हैं with these rings. So we put a ring down over here and see कि अच्छा waves जो हैं ring से बाहर की तरफ जा रहे हैं और इधर से they're going inwards. Now we have the opposite of a sinkhole. आप सोचें कि ये pond में नीचे कोई पानी का supply है and is pushing water out of the sinkhole. तो पानी यूं फैल रहा है pond में चारों तरफ. So instead of sucking water, पानी जो है pond में से निकलने के बजाय pond में पानी भरे जा रहा है और बहुत uniformly निकल रहा है चारों तरफ से. अब आप वही experiment कीजिए कि you take a ring and you plonk it down and you ask कि अच्छा waves क्या कर रहे हैं. अब आप ये imagine करें कि waves को क्या होगा. Again, ये भी abnormal किस्म का pond है. The normal pond is the still pond.
So एक आउटवर्ड वेव होगा दैट्स गोइंग टू स्टार्ट मूविंग आउट स्लोली, और इसका लाइट कोन होगा वही इसी किस्म का कोन, आइसक्रीम कोन के जैसे, और देयर विल बी एन इनगोइंग वेव। अच्छा, अब जो इनगोइंग वेव है, लेट्स ड्रॉ क्लोज अप ऑफ द इनगोइंग वेव। दिस इज मूविंग इन, लेकिन इसके साथ साथ बीच में से जो पानी बाहर निकल रहा है पॉन्ड में से इज गशिंग आउट, एंड दिस इज पुशिंग, जो वेव अंदर जाना चाह रहा है, एक वेव तो बाहर जा रहा है, दैट्स फाइन, इट विल कंटिन्यू आउटवर्ड्स, लेकिन जो वेव अंदर की तरफ जा रहा है, पॉन्ड के बीच में से पानी बाहर निकल रहा है, सो इट्स पुशिंग दिस इनगोइंग वेव आउट स्लाइटली। तो इसकी भी एक बाउंड्री आ जाती है, वकार, बिल्कुल ब्लैक होल की उलट है जी। सादा लफ्जों में कहा जाए तो गटर उबल गया। गटर उबल गया, हाँ। यस, दैट्स अ गुड एनालॉजी, दैट्स अ गुड एनालॉजी, एक्सेप्ट वो गटर उबलने में आप अपने रिंग का एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। शायद कर भी सकें। सो जो गटर उबलने वाली चीज है, सो अब जो है इसकी तस्वीर कैसे होगी? अब स्पेस टाइम में फिर से वही चीज है दैट यू हैव टाइम का डायरेक्शन है, स्पेस का डायरेक्शन है, उप्स, रेडियल डायरेक्शन, और एक बाउंड्री है, इसे भी होराइजन कहा जाता है, लेकिन ये जो है ये व्हाइट होल होराइजन है। अभी तक तो सब कुछ इज आइडेंटिकल टू ब्लैक होल, जो चीज फर्क है वो ये है कि लाइट कोन्स जो हैं वो बिल्कुल ऑपोजिट हैं ब्लैक होल के। मैं उसको फिर से ब्लैक होल का पहले ड्रॉ कर लेता हूँ नीचे, ताकि आप कंपेयर कर सकें। दिस इज टी, दिस इज एक्स। अभी मैं वार्प ड्राइव तक पहुंचने वाला हूँ, उसमें भी लाइट कोन्स जो हैं, और ये ब्लैक होल होराइजन है इधर। तो अभी तक सब कुछ आइडेंटिकल लगता है until you draw ये सारे जो लाइट कोन्स हैं। ओके, सो लेट्स ड्रॉ सम लाइट कोन्स। ब्लैक होल का तो आपको पता है, यहाँ पे नॉर्मल, एवरीथिंग इज नॉर्मल आउट हियर, लाइंड अप सिपाहियों के जैसे। यहाँ पे डिस्टॉर्शन शुरू हो जाता है, और ये जो बाउंड्री है, ये बाउंड्री पे लाइट कोन्स आर लाइक दिस, एवरीथिंग पॉइंट्स इन, यानी कि यहाँ से जो आप लाइट इन पॉइंट से निकले तो लाइट सिर्फ अंदर जा सकती है, एक यूं जाती है, एक यूं जाती है, एक यूं जाती है, एक यूं जाती है। सो जो लाइन, जो बाउंड्री बनती है, इट्स अ कलेक्शन ऑफ ऑल द लाइट दैट्स एमिनेटिंग फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन दिस बाउंड्री। सो ये ब्लैक होल के लाइट कोन्स हैं। व्हाइट होल के लाइट कोन्स कैसे होते हैं? वेल, बहुत दूर यहाँ पे आइडेंटिकल, मार्चिंग लाइक फ्लैट स्पेस टाइम, एंड देन आप करीब आए तो इसका बिल्कुल उलट है। सो जो फर्क है बड़ा सिंपल सा है। यहाँ पे ये सारे पॉइंट करें टुवर्ड्स द सेंटर, यहाँ पे जो सब जाके सारी लाइट और सारा मैटर कोलैप्स हो जाता है इधर। Here is the opposite. They're all pointing out. They're all pointing out. It's opposite kind of distortion. और अगर आप व्हाइट होल के सामने खड़े हैं तो रोशनी निकले जाएगी, निकले जाएगी, निकले जाएगी। ब्लैक होल के सामने खड़े हैं तो इट लुक्स ब्लैक। इसकी तो अब तस्वीरें भी आ गई हैं, टेकन बाय द इवेंट होराइजन टेलीस्कोप। व्हाइट होल की पिक्चर would exactly be the opposite, लेकिन we won't be able to tell the difference between a white hole and a star at the moment. The star की भी लाइट बाहर ही निकल रही है। So ये जो है ये white hole horizon है, और white hole है in terms of imagining it. Gravity कैसी है? So gravity जो है, again आप ये देखेंगे कि it's kind of anti-gravity situation white hole के साथ. So matter will be spewing out instead of matter falling in, because light is coming out. Light is coming out, बाकी सारा मैटर भी आराम से निकलेगा उसमें से। So ये हुआ व्हाइट होल।
अच्छा, अब जो आखिरी तस्वीर है वो जो आखिरी टॉपिक है वो वार्प ड्राइव है। वो क्या चीज़ है? सो उसमें भी इसी किस्म की तस्वीरें होंगी और लाइट कोन्स का खेल है ये भी। और एक खेल है इस सब्जेक्ट में कि आप स्पेस टाइम इंजीनियरिंग करें। स्पेस टाइम इंजीनियरिंग क्या चीज़ होती है? वो ये होती है कि एक किस्म का डिज़ायरेबल मेट्रिक है जिसमें लाइट कोन्स ऐसे बिहेव करते हैं या ऐसे बिहेव करते हैं, और इसको मैन्युफैक्चर करना होता है। कैसे मैन्युफैक्चर करते हैं स्पेस टाइम को? वेल, आइंस्टाइन की थ्योरी के हिसाब से वन साइड ऑफ द इक्वेशन इज स्पेस टाइम कर्वेचर, द अदर साइड ऑफ द इक्वेशन इज मैटर। तो ऐसा मैटर निकालें कि वी गेट द डिजायर्ड स्पेस टाइम कमिंग आउट। सो जो ब्लैक होल्स हैं ये तो नेचर ही हमारे लिए बना देती है। नाउ एविडेंस इज गोइंग बैक 30 years कि ब्लैक होल्स एग्जिस्ट। वाइट होल्स का अभी तक कोई एविडेंस नहीं है, लेकिन इंजीनियरिंग तो इंजीनियरिंग होती है। सो वी कैन ट्राई टू प्ले अराउंड एंड इन्वेंट न्यू मैट्रिक्स। तो ये मैट्रिक इन्वेंशन कैसे चलता है? तो एक मैक्सिकन फिजिसिस्ट था, हिज नेम इज अल्कुबियर, मैं लिखता हूँ इसका नाम, एंड ही केम अप विद अ वेरी इंटरेस्टिंग मैट्रिक। सो तो इसकी एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी तस्वीर निकलती है। सो वार्प ड्राइव क्या चीज है? एक स्टार ट्रेक साइंस फिक्शन का शो होता था जिसमें सब लाइट ट्रैवल होता था और सुपर लाइट ट्रैवल होता था। स्पीड ऑफ लाइट जो है वो तो स्पीड लिमिट है। लाइट कोन्स जो हैं वो डिफाइन करते हैं स्पेस टाइम को, और लाइट कोन्स में जो स्पीड ऑफ लाइट है सेक्रेट सी चीज है, उनका नोशन आप बदल नहीं सकते। तो फिर ये वार्प ड्राइव फास्टर देन लाइट ट्रैवल हो कैसे सकता? सो ये जो चीज़ है इसमें ये जो स्पेस टाइम इंजीनियरिंग का आइडिया है कि आप डिज़ाइन कर लें स्पेस टाइम, उसमें कैसे भी लाइट कोन्स डाल लें, लेकिन मैट्रिक का फॉर्मूला प्रेजेंट कर दें कि ये मैट्रिक है जिसके साथ लाइट कोन्स ऐसे बिहेव करते हैं। सो लेट्स इमेजिन समथिंग। सो अगेन हमारा ये होगा एक्स डायरेक्शन, टी डायरेक्शन। और अब इमेजिन कीजिए कि लाइट कोन्स जो हैं ये एक पॉइंट इधर है और ये पॉइंट बी है। अच्छा, एक चीज़ जो मैंने नहीं बताई वो ये कि जो लाइट कोन्स होते हैं, ये नीचे इधर ड्रॉ करके बताता हूँ। ये हमारे वेव्स का वो है। अब लेट्स लुक एट 2 पॉइंट्स ऑन दिस। एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, और ये जो मैंने आपसे कहा था कि जिसकी स्लोप जो है दिस इज द स्पीड ऑफ लाइट डिटरमिन्ड बाय द स्पीड ऑफ लाइट, द स्लोप। सो ये जो 2 पॉइंट्स हैं, लेट्स कंपेयर देम विद दीज 2 पॉइंट्स। ये जो पॉइंट्स हैं दीज cannot be connected, these are causally disconnected। इसका मतलब ये है कि अगर आपको यहां से सिग्नल भेजना है यहां तक तो ये नहीं हो सकता, क्योंकि इसकी स्पीड जो है लाइट स्पीड से ज्यादा होगी। अगर आपको इस पॉइंट से इस पॉइंट तक सिग्नल भेजना है ये पॉसिबल है, क्योंकि ये लाइट कोन के अंदर है। सो दिस इज कॉल्ड causally related, this is called causally disconnected। यानी कि यहाँ से यहाँ तक पहुँचना नामुमकिन है, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट से ज़्यादा ट्रैवल करना। सो ये जो वार्प ड्राइव है, इट प्रोवाइड्स एन इंटरेस्टिंग वे कि कोई आपको यहाँ से यहाँ तक कैसे जा सकते हैं। सो ये जो मैंने इसलिए जो पॉइंट्स ड्रॉ किया हूँ यहाँ पे, दीज आर नॉट कॉजली कनेक्टेड। तो इनको कॉजली कनेक्ट किया कैसे जा सकता है? तो अल्कुबियर डिस्क्राइब्ड
a special kind of metric. Again, metric is nothing but a formula for finding the distance between two space-time points, जिसमें जो कर्वेचर होता है, जो लाइट कोन डिस्टॉर्शन होता है, वो सिर्फ यहाँ पे है. So let's draw that. So सबसे पहले लाइट कोन्स ड्रॉ कर देता है, and then we'll see how you can go from A to B. Oops, उससे डिस्कनेक्ट हो गया. There. How you can go from A to B. ये जो है, this is causally A, B are causally disconnected. So क्या किया जाए? How can we causally connect them? बड़ी सिंपल सी बात है. वही सिंपल सी बात ये है कि you mess with the light cones. वो कैसे करें? So let's draw some light cones. यहाँ पे normal light cones marching like soldiers. यहाँ पे भी normal light cones marching like soldiers. और ये जो region है, यहाँ पे let's distort the light cones. आपको यहाँ से यहाँ तक जाना है. So ये जो trajectory है, it has to be, we want light cones like this. यहाँ पे ताकि कोई शक ना हो कि A and B are causally related, क्योंकि light cones are doing this in this region. अब ये जो distance है, ये light years का distance हो सकता है अगर आप ये चीज़ construct कर लें. तो ये जो बीच में area है, this is curved space time. यहाँ पे और आपने कर्व बड़े सोच समझ के किया हुआ है. शायद कोई डिवाइस आप बना लें जिससे स्पेस टाइम जो है यहाँ पे कर्व हो जाए. लेकिन अगर आप दूर से देख रहे हैं ये चीज़, आप इधर खड़े हुए ऑब्जर्व करें, तो A and B लुक लाइक ये कॉजली डिस्कनेक्टेड हैं. लेकिन आप करीब से देखें तो वहाँ पे स्पेस टाइम कर्वेचर है, बिल्कुल लोकल किस्म का. यानी कि आप स्पेस टाइम कर्वेचर इस बबल में बना लें और बबल को एक्सपैंड करते जाएं ताकि ये जो स्पीड लिमिट है, स्पीड ऑफ लाइट की स्पीड लिमिट है, ये वायोलेट ना करें. लेकिन इस किस्म का मेट्रिक बना सकते हैं कि नहीं. सो अल्कुबेर प्रेजेंटेड a specific metric इस किस्म का. Everything is normal here, normal space time here, normal space time here. लेकिन ये बीच में is a space time distortion. और इसलिए इसको इसका नाम वार्प ड्राइव दिया गया. ये जब इनका पेपर छपा 94 की बात है, तो बहुत लोग बहुत एक्साइट हो गए कि ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग सा मेट्रिक है. और अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन्स थ्योरी, ये किस किस्म के मैटर से ये हम बना सकते हैं, या बन भी सकता है कि नहीं, कि एवरीथिंग इज नॉर्मल एक्सेप्ट दिस लिटिल रीजन कनेक्टिंग ए एंड बी. वी वांट टू गो फ्रॉम ए टू बी. यहाँ पे हमको डिस्टॉर्शन करनी है, कर्वेचर, स्पेस टाइम कर्वेचर की डिस्टॉर्शन करनी है. सो ये मैट्रिक की काफ़ी एनालिसिस हुई और पता चला कि ऐसा मैट्रिक नहीं बन सकता, क्योंकि ऐसा मैट्रिक बनाने के लिए वी नीड नेगेटिव एनर्जी डेंसिटी. There is no such thing as negative energy density. लेकिन अमेरिकन तो अमेरिकन होते हैं, बहुत सारों ने बड़ा शोर मचाया. इसकी एक विकी पेज भी है वार्प ड्राइव का. लोगों ने स्टार्टअप कंपनी शुरू की है कि हम ऐसा मैटर बना सकते हैं, और टू नो अवेल, क्योंकि वी डोंट हैव दिस काइंड ऑफ मैटर. सो दैट ब्रिंग्स मी टू नियरली द एंड. होपफुली आप समझ गए कि कर्व स्पेस टाइम क्या होता है और लाइट कोन्स हैं वो क्या होते हैं, एंड हाउ लाइट कोन्स आर कनेक्टेड टू कर्व स्पेस टाइम. एंड इट्स ऑल अ गेम ऑफ ट्राइंग टू डिस्टॉर्ट लाइट कोन्स. लेकिन सबसे सिंपलेस्ट आइडिया ये है कि कर्व स्पेस टाइम इज नथिंग बट अ फैंसी वे ऑफ फैंसी formula for the distance between 2 points in space time, generalization of Pythagoras theorem. And this kind of geometry was first, नाम लेना चाहिए था मुझे शुरू में. For space, this was discovered by Riemann, German mathematician, and then Minkowski added the time direction to it. जब उन्होंने आइंस्टाइन का पेपर पढ़ा, आइंस्टाइन जो थे उन्होंने सिर्फ स्पेस टाइम ट्रांसफॉर्मेशन दिया. मिनकाउस्की ने रियलाइज किया कि एक्चुअली इसमें ज्योमेट्री है, एंड देयर इज अ जनरलाइजेशन पाइथागोरस थ्योरम टू इंक्लूड टाइम. और फिर उसके बाद जब जनरल रिलेटिविटी आई, आइंस्टाइन ने रियलाइज किया कि वी कैन डिस्क्राइब ग्रेविटी, लेकिन नाउ
the distance between 2 points, has a much more complicated formula. It's the space-time metric. So that's it. Well, that was very comprehensive, very nice, interesting. थोड़ा सा ये है कि आप आखिर में हमें मायूस कर गए जी। कि ऐसे कि वार्प ड्राइव बन नहीं सकता क्योंकि नेगेटिव एनर्जी चाहिए होगी। लेकिन देखें, नेगेटिव एनर्जी ऐसे नहीं है कि डजंट एग्जिस्ट इन नेचर। डार्क एनर्जी भी एक तरह नेगेटिव प्रेशर है, नेगेटिव एनर्जी है, और हमें नहीं पता कि वो आई कहाँ से, लेकिन है ना, तो पता नहीं, शायद उधर से कहीं कोई सिरा मिल सके हमें। फिर अब ये हो सकता है। हाँ, इसको एक और बात, हाँ, एक और बात कि बहुत छोटे रीजन में कैसिमिर एनर्जी वो देखी गई है, और वो भी नेगेटिव एनर्जी है। अब उसका स्पेस टाइम कर्वेचर से दूर दूर से ताल्लुक नहीं, लेकिन बिल्कुल मायूस तो शायद नहीं होना चाहिए ना। इट्स स्टिल इंटरेस्टिंग। इट्स स्टिल इंटरेस्टिंग, द इंटरेस्ट इज देयर। इसके बाद लोगों ने और भी चीज़ें जनरलाइज किए हैं इस मैट्रिक की। देयर इज सम लिटरेचर, कोई काफ़ी इंटरेस्टिंग सा लिटरेचर है। एक और चीज़ मैं इसमें इस डायरेक्शन में मेंशन कर दूं इज अ क्लोकिंग डिवाइस। क्लोकिंग डिवाइस क्या चीज़ होती है? आप किसी को देख सकते हैं क्योंकि लाइट जो है उनके कपड़ों से, शक्ल से बाउंस होकर आपकी आंखों में जाती है। तो कोई ऐसा मैटर डिवाइस कर सकते हैं कि लाइट जो है उसके आसपास बेंड होके ऐसी आए जैसे कि नॉर्मल लाइट आ रही है। तो इसमें कोई किस्म की डिस्गाइज नहीं है। इट्स ग्रेविटी बेंड्स लाइट। ये जो सारा जो बेसिकली लाइट कोन्स का ये जो चक्कर है कि लाइट कोन्स डिस्टॉर्ट होते हैं, जस्ट मीन्स के लाइट भी जो है इट ग्रेविटी बेंड्स लाइट। सो कैन यू बेंड लाइट अराउंड एन ऑब्जेक्ट? कोई ऑब्जेक्ट है, लाइट आ रही है दूर से, कोई सैटेलाइट को छुपाना है, कोई प्लेन को छुपाना है, उस पर अगर लाइट डिस्टॉर्शन की आप मटेरियल्स के बजाय इफ यू कैन डिस्टॉर्ट स्पेस टाइम अराउंड इट इस तरीके से कि लाइट जो है उसके आसपास जाती है और दूसरी साइड से निकल आती है इन अ स्मूथ वे कि आपको ऐसा नजर आता है कि वहां पे कुछ है ही नहीं। सो दैट्स अनदर थिंग पीपल हैव प्लेड विद कि स्पेस टाइम इंजीनियरिंग ऐसी की जाए कि इट एक्ट्स लाइक अ क्लोकिंग डिवाइस, इनविजिबिलिटी क्लोक। अब ये भी दूर की बात है in terms of realization. चलिए, वाइट होल्स पर थोड़ा सा और उसके बाद फिर मैं इसको ओपन करूँगा। वाइट होल्स देखे तो नहीं गए, और लगता है कि शायद ना देखे जाएं कभी। अलबत्ता ये सवाल पैदा होता है कि वो वाइट होल्स बने कैसे। ब्लैक होल्स का तो हमें पता है कि ढेर सारा मटेरियल है, वो कोलैप्स होता है, और आखिर अगर वो इतना ज़्यादा भारी हो तो वो कोलैप्स होके एक नुक्ते में चला जाएगा। मगर ये वाइट होल्स कहाँ से आए, उसकी फॉर्मेशन के बारे में, आप मुमकिन फॉर्मेशन के बारे में कुछ बताएं। सो अभी तक तो एक ही चीज़ जो डिस्कस हुई है क्वांटम ग्रेविटी में, वो ये है कि जो ब्लैक होल्स हैं, ब्लैक होल्स तो बनते हैं जब मैटर कोलैप्स होता है, क्योंकि ग्रेविटी अट्रैक्ट्स मैटर। अल्टीमेटली जो सारा मैटर है यूनिवर्स में इज गोइंग टू कोलैप्स इन फॉर्म ऑफ ब्लैक होल। ब्लैक होल्स के बीच में एक कर्वेचर सिंगुलैरिटी है। सो स्पेकुलेटिव आइडियाज हैं जिसमें यह है कि एंड पॉइंट ऑफ ब्लैक होल्स क्या होता है, क्योंकि जो सिंगुलैरिटी है वो तो अननेचुरल है। कोई भी फिजिक्स की थ्योरी जो सिंगुलैरिटी प्रिडिक्ट करती है, इट्स अ सिग्नल के कुछ गड़बड़ है, देयर इज अ ब्रेक डाउन ऑफ सम काइंड। सो क्वांटम ग्रेविटी में स्पेकुलेशन है कि देयर इज अ ब्लैक होल टू वाइट होल ट्रांजिशन। ये जो इतने ब्लैक होल्स बनते हैं उनका जो एंड पॉइंट है, ब्लैक होल्स खत्म हो जाते हैं एंड दे बिकम वाइट होल्स। लाइक जो जैसे स्टार्स का सुपरनोवा होता है, व्हेन अ स्टार रन्स आउट ऑफ न्यूक्लियर फ्यूल तो उसका कोर इम्प्लोड होता है, उसका शेल एक्सप्लोड होता है, एंड यू गेट अ सुपरनोवा। सो अ सुपरनोवा इन सम वेज
may look like a white hole but not this kind of white hole, क्योंकि उसमें लाइट कोन का डिस्टॉर्शन, लाइट का डिस्टॉर्शन इतना नहीं होता जो व्हाइट होल्स का होता. सो जो आप सवाल पूछ रहे हैं उसका जवाब यही एक ही है कि where do they come from? Speculative idea कि end point of black holes leads to a white hole. Good. That sounds very good. I mean, if this black hole ends, then hopefully we'll get a white hole out of that. Okay, so we are open now for questions. Mike? जी. थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, बहुत मज़ा आया आपका टाइम स्पेस में हमें घुमाने का. एक तो मुझे ये बताएं कि जो वाइट होल है, आपने कहा कि उसको हम इसलिए विजिबल नहीं हो सकते क्योंकि उसकी लाइट इतनी इमिट होती है कि यू कैन नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन अ स्टार एंड वाइट होल. एम आई राइट? यहाँ तक तो बात दुरुस्त है. अच्छा, अगर जी जी, तो क्या जो ग्रेविटेशन, एंटी ग्रेविटेशन आपने बताया कि जो रिपल्शन, जिसको मैं सादा अल्फाज में रिपल्शन कह देता हूँ, तो क्या उसके गिर्द जो स्टार की या जो भी मैस पड़ा हुआ है उस पे क्या एंटी ग्रेविटी के इफ़ेक्ट्स फील नहीं किए जा सकते? क्योंकि ये डिफरेंशिएशन, ये लाइट पे हो सकता है तो लाइट तो चलें ठीक है, वो विजिबल नहीं हो सकता, डिफरेंशिएटिंग नहीं है, लेकिन ग्रेविटी को तो हम देख सकते हैं कि वहाँ पे एक एंटी ग्रेविटी का इफ़ेक्ट आ रहा है, तो क्या वो हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते बस सिंपल यहाँ से? तो ये चीज़ शायद हो सकती है ऑब्जर्वेशंस में. अब ये जो लाइगो की डिस्कवरी थी ग्रेविटेशनल वेव की, वो जो ग्रेविटेशनल वेव्स आए उसमें जो पहली डिटेक्शन थी, दो ब्लैक होल्स थे इन ऑर्बिट अराउंड ईच अदर, और वो ऑर्बिट जो है वो डिके होता गया एंड द ब्लैक होल्स मर्ज्ड. और नाउ वन कैन इमेजिन कि अगर कोई ऐसे सिनारियो है कि एक ब्लैक होल और वाइट होल हैं इन ऑर्बिट, उसका सिग्नल बहुत ही अलग होगा, लेकिन अभी तक कुछ ऐसा नजर नहीं आया. सो जो स्पेस टाइम जो कर्वेचर होता है, जैसे अगर दो ब्लैक होल्स हैं, देयर टू बिग डिप्स इन स्पेस टाइम, ऑर्बिट कर रहे हैं, सो द कर्वेचर इज मूविंग अराउंड. व्हाइट होल का भी कर्वेचर है, ब्लैक होल का भी कर्वेचर है. एंटी ग्रेविटी इज नथिंग बट a particular way of curving space time. So तो अगर ब्लैक होल है और व्हाइट होल है इन ऑर्बिट अराउंड ईच अदर, फिर कुछ डिटेक्ट हो सकता है. मेरा ख्याल है इनका सवाल ये था कि क्या सुपरनोवा जिसमें से लाइट निकलती है, हाउ वुड यू नो द डिफरेंस बिटवीन दैट एंड अ वाइट होल? सो सुपरनोवा जो है उसकी बहुत सारे इंडिकेशंस हैं कि वेदर सुपरनोवा में लाइट बाहर निकलती है एंड देन जो ब्लैक होल होराइजन है, इट्स समथिंग दैट विल कंटिन्यू टू इमिट. सुपरनोवा जो है वो एग्जॉस्ट हो जाता है व्हेन ऑल द शेल गोज आउट. उसकी धीरे धीरे जो लाइट है वो डिके हो जाती है, उसके मैटर के जो सिग्नल्स हैं वी कैन पिक देम अप. ये जो मैंने व्हाइट होल की तस्वीर बताई है, उसका इक्विवेलेंट सिर्फ वो हो सकता है जो कि ब्लैक होल की तस्वीरें आई हैं, एक्सेप्ट बीच में ब्लैक होल नहीं है और जो आसपास. सो जो व्हाइट होल सोल्यूशन है प्योर स्पेस टाइम सोल्यूशन, उसके आसपास कोई मैटर नहीं है. जैसे ब्लैक होल के आसपास जो मैटर है वो बाहर है, और उसकी जो विजुअलाइजेशन हुई है, इट्स यू सी एवरीथिंग अराउंड इट एक्सेप्ट अ होल इन द मिडल. सो द डिस्टिंग्विशिंग थिंग आई थिंक वुड बी कि मटेरियल क्या है जो नजर आ रहा है, और उसकी वेलोसिटीज कैसी बाहर जा रही हैं, वेदर इट्स एंगल्ड और नॉट, वेदर इट्स रोटेटिंग और नॉट. इसका मुझे ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ है मेरे ख्याल से इन द लिटरेचर के जो सुपरनोवे हैं उनकी जो रेमनेंट है उसका मास डिटरमिन हो जाता है. सो एक जो लिमिट होती है मास की, okay, if mass is above something it forms a black hole. Supernova is just a shell of a star popping off, so we can distinguish that from उसकी geometry बहुत ही different होती है from a white hole. एक So और I think फर्क तो ये होगा ना कि उससे जो रोशनी की किस्में निकलती हैं वो एलिमेंट्स में से निकलती हैं, जबकि वाइट होल विल बी जस्ट ब्लैक बॉडी रेडिएशन. white hole will be just pure it's black body only if उस पे it's analog of आप वो quantum fields में जाते हैं on the white hole background. So जो is basically distinct, जो pure geometry solution means कि जो black hole and white hole हैं वो आइंस्टाइन की थ्योरी के solutions हैं
with no matter at all except the central point mass. Supernovas में बहुत ज़्यादा material होता है outside, क्योंकि star का जो सारा shell है it bursts, so we see signals of all kinds of material in the shell. We see the spectrum of all the different elements, which we would not see white hole में, white hole के spectrum में. Sir, white hole की field lines किस तरह की होंगी? Will they point जी? out white hole की अगर field lines draw करें, will they point inwards or will they point outwards? जैसे अगर gravitational field lines draw करते हैं, they're usually pointing inwards. और और सर जिस तरह चार्जेस का होता है, पॉजिटिव का आउटवर्ड्स होता है, नेगेटिव का नेगेटिव का इनवर्ड होता है, इस तरह अगर ग्रेविटी उसका कह रहे हैं वाइट होल का, तो उसका किस तरह होगा? So इसमें white holes का ये है कि the way we distinguish Earth and a black hole is हम उसकी आसपास जो orbits हैं वो orbits को देखते हैं कि किस किस्म के orbits होते हैं इस object के आसपास. तो जो white hole है उसके orbits will be all emission orbits, क्योंकि light बाहर निकल रही है. तो अगर वहाँ पे उसके white hole की vicinity में if we draw orbits, they will all be coming out opposite of the black hole, just like the light cones are the opposite of a black hole. So अगर वहाँ पे approximate gravitational field lines draw करें, it will be opposite of the black hole. Instead of falling, they will be coming out. Exactly the same जो light के साथ है. Anti-gravity. Anti-gravity, basically. Thank you, great talk. I wanted to ask you about this, जो आपने कहा ना कि लाइट कोन्स टिल्ट होती हैं जैसे हम इवेंट होराइजन पे पहुंचते हैं ब्लैक होल की, तो एक साइड लाइट कोन की जो है वो पैरेलल हो गई है इवेंट होराइजन के. So, but am I correct in understanding that the coordinate axes are tilting with the light cone, which would mean that the curvature of space-time is changing? So coordinates are arbitrary. Light cones are not arbitrary. So अगर आपको Minkowski space की तस्वीर draw करनी है, so all you do is take graph paper and you rotate it 45 degrees. Then you get all the light cones on the piece of paper. So you're literally holding a piece of Minkowski space in your hand अगर आप graph paper को 45 degree rotate कर दें. So उस पे आप कोई भी coordinate system draw करते हैं, but the light cones are part of the fabric of space-time. So जो जहाँ तक के distortion of light cones is independent of आप किस किस्म के coordinates draw करें. Okay, and how does this tilt continue once you're inside the event horizon? हाँ, ठीक है. So मैं इसको draw करता हूँ आपके लिए. So screen नजर आ रही है ना मेरी अभी भी? जी. So we had T here and R here, और ये red में had the event horizon, और इस पे light cones जो हमने draw किए थे, they are, so on the surface they look like this. And as we continue in, the center की तरफ point कर रहे हैं. So all trajectories, अगर आप यहाँ पे कोई trajectory plot करें of यहाँ से कोई particle release करें, all particle trajectories will go like this. They have to lie inside the light cones. So light cones ऐसे होते हैं. Okay. और so anywhere here, once you pass the boundary, सारे light cones are pointing towards the center R equals 0. So यहाँ पे अगर if you're just outside, then this is almost touching. Almost touching. I mean, your drawings are वो है, लेकिन they're not parallel. There's still a slope outward going like this. It's not vertical slope. So यहाँ पे there are still जो trajectories हैं, there are some escape trajectories that'll go like this, और फिर वो वापस अंदर चली जाएंगी क्योंकि gravitational force it's not gravitational force, but the curvature of space-time will drag it back in. So that answer your question? Thank you for your talk. I wanted to ask that after warp drives, as you know, many scientists continue research based on tachyons. So I wanted to know that I will phrase it like that: when
they took example of God particle in subatomic structure. They had some basis ke there are some nuclear forces, there is some mass that is absent. Is there anything such that was like for Higgs boson on the basis the scientists are continuing research on tachyons? So as far as I know, there's no research on tachyons. ये जो warp drive का है, it's not about tachyons per se. Tachyons are particles that always travel faster than the speed of light. So ये जो space-time metric की जो तस्वीर है, ये जो है, this is not about tachyons. This is about space-time distortion. ताकि कोई local region में it looks like there's faster than light travel, but in fact it's not. It's not क्योंकि the space-time curvature has only distorted light cones. There are no tachyons. We assume in this picture that there are no faster than light particles, normal particles everywhere. It's just the space-time is abnormal. Yes, I get that. Just one last thing. Now, since the research is going towards quantum entanglement, and we know that the concept of white hole is that space-time mesh, and if we take the other side of the black hole, it is just popping out on the other side. So are scientists doing any research thinking that if we entangle two particles and observe their behavior, how it is going towards the singularity point, or what could be the behavior? So एक conjecture है, which is that wormholes and entangled particles are related. Wormholes I didn't talk about. It's another kind of space-time geometry. So there is some work on trying to realize it. अभी recently एक paper था in which उन्होंने ये किया कि Dirac equation or Einstein. So as I said, general relativity is one side is space-time, and the other side is matter. And you have to solve these equations together. So recently there was a paper where they took a kind of wormhole type of space-time, and they took Dirac particles here, normal Dirac particles, and they found that there is a wormhole solution, and there's some meat to this wormholes and entanglement as an exact solution to Einstein's equations, which is very interesting. It's probably the cleanest work I've seen on this, where you actually take matter to be Dirac particles, spin up, spin down, take a wormhole solution, and see if there's a solution to space-time and matter that looks like this. So ये है, और बाकी सारे बहुत speculations हैं इसके बारे में, लेकिन ultimately speculations जो होते हैं वो तो आप कुछ भी सोच लें, concretely लिख के calculate करने पड़ती है कोई चीज़ जो कि बिल्कुल साफ नजर आए सामने. So मैं इसकी थोड़ी सी वजाहत कर लूँ. ये जो टैक्योन्स की बात आपने की ना, तो फिजिक्स में बहुत सारे सॉल्यूशंस हो सकते हैं. पार्टिकल फिजिक्स में, क्वांटम फील्ड थियरी में टैक्योनिक सॉल्यूशंस होते हैं, और जब वो टैक्योनिक सॉल्यूशन निकलता तो आपको पता है कि ये गलत है, ये इससे बचना है. किसी थियरी को अगर कोलैप्स करना हो ना, तो उसमें से आप टैक्योनिक सॉल्यूशन निकालें, इसलिए कि टैक्योन हो ही नहीं सकता. वो थ्योरी ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी जो सबकी बुनियाद है, उसकी खिलाफ वर्जी करता. सो देयर आर नो टैक्योन्स, एंड इफ यू फाइंड अ टैक्योन दैट मीन्स यू हैव डन समथिंग रॉन्ग. Thank you so much. Sir, you were saying that white holes are the end points of black holes. यानी अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आप कहना चाह रहे थे कि ब्लैक होल्स जब ख़त्म हो जाएंगे, यानी जब वो डिके हो जाएंगे, तो वाइट होल्स बनेंगे हमारे पास. तो अगर हम स्टीफन हॉकिंग ने जो कहा था, हॉकिंग रेडिएशंस का कॉन्सेप्ट अगर हम इंक्लूड करें कि ब्लैक होल्स एवापरेट, और वो एवापरेट होते होते यानी दे डिसअपीयर, वो डिसअपीयर हो जाते हैं देन. तो यानी स्पेस टाइम जो है वो जब ब्लैक होल्स डिसअपीयर हो गए तो वहाँ स्पेस टाइम में कुछ नहीं बचा, और फिर उस नथिंगनेस से वाइट होल्स कैसे क्रिएट हो गए? इजंट इट? सो जो हॉकिंग का कैलकुलेशन है, हॉकिंग रेडिएशन का, वो क्वांटम ग्रेविटी में वैलिड है कि नहीं हमें नहीं पता. सो क्योंकि जो हॉकिंग का कैलकुलेशन है एक अप्रॉक्सीमेशन में है, और वो जो अप्रॉक्सीमेशन है वो ये है कि जो ग्रेविटेशनल फील्ड है बहुत स्लोली वेरिंग होती है, यानी कि ज़्यादा रैपिडली चेंज नहीं होती. यानी कि अगर लार्ज ब्लैक होल्स हैं
और वो धीरे धीरे श्रिंक हो रहे हैं, सो देन हॉकिंग्स कैलकुलेशन अप्लाइज। लेकिन जब ब्लैक होल बहुत ही छोटा हो जाता है, दैट मीन्स द टेम्परेचर गोज अप एंड द स्पेस टाइम कर्वेचर जो है वो बहुत ही हाई हो जाता है, जो मैटर डेंसिटी है बीच में वो प्लैंकियन डेंसिटी तक आ जाती है, which is very huge, then Hawking's calculation breaks down. So ये भी एक एरिया है क्वांटम ग्रेविटी का टू आस्क द क्वेश्चन कि जो फाइनल ब्लैक होल्स का फेट होता है वो क्या होता है, क्योंकि हॉकिंग का कैलकुलेशन इज नॉट वैलिड इन दैट रेजीम। जब स्पेस टाइम कर्वेचर जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, हॉकिंग्स कैलकुलेशन ब्रेक्स डाउन। तो जो हॉकिंग का आइडिया था कि ब्लैक होल्स इवेपोरेट करते जाते हैं, ब्लैक होल गायब हो जाता है और फ्लैट स्पेस टाइम रह जाता है, दैट्स अ स्पेकुलेशन। कोई कैलकुलेशंस नहीं है जो इसको एक्चुअली सपोर्ट करते हैं टू द एंड। देयर आर नो कैलकुलेशंस दैट सपोर्ट इट। एक अप्रॉक्सीमेशन में वो वैलिड है। सो जो एंड पॉइंट ऑफ ब्लैक होल इवेपोरेशन है वो अभी तक हल नहीं हुआ है, क्योंकि एट सम पॉइंट ब्लैक होल इवेपोरेट कर रहा है विथ मैटर एंड देन quantum gravity must come into play. Quantum gravity है वो, it's not developed the ideas and calculations कि quantum gravity के region में जब space time curvature बहुत बढ़ जाए तो फिर क्या होता है। So ये चीज़ जो है it's still under investigation. और सर हमने दूसरा कॉन्सेप्ट, मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है कि लाइट कोन जो है जब वो करीब आ जाता है इवेंट होराइजन के पास आ जाता है तो उसका एक साइड हमने देखा कि वो टिल्ट हो जाता है टुवर्ड्स द सिंगुलैरिटी या सेंटर ऑफ द ब्लैक होल, और उसका एक वो जो है वो पैरेलल हो जाता है इवेंट होराइजन के। तो अगर कोई मैटर जो है वो उसकी तरफ ब्लैक होल की तरफ बढ़ रहा हो तो वो मैटर, उस मैटर यानी अगर वो बिल्कुल इवेंट होराइजन के ऊपर आ जाए तो क्या वो इवेंट होराइजन के साथ चलता रहेगा, यानी इवेंट होराइजन पे ही रहेगा, यानी वो अंदर अट्रैक्ट वो हो जाएगा, अंदर चला जाएगा, यानी उसी के ऊपर क्योंकि एक जी सो ये होता है कि एक मैं बड़ा सा लाइट कोन इसी तस्वीर पे बनाता हूँ एंड देन विल सी कि क्या होता है। सो लेट्स ड्रॉ अ बिग लाइट कोन। सो लाइट कोन जो है इट्स अ प्रॉपर्टी ऑफ दिस पर्टिकुलर पॉइंट, जो लाइट कोन इज अ प्रॉपर्टी ऑफ एनी पॉइंट। हर पॉइंट से एक आप इमेजिन करें लाइट निकलती है तो उसका कोन क्या होगा, यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है। सो जो नॉर्मल मैटर होता है उसकी ट्रेजेक्टरीज जो हैं दे आर कन्फाइंड टू लाई इनसाइड द लाइट कोन लोकली। तो इसका ये मतलब है कि जो दिस मीन्स के देयर आर नो टैक्यॉन्स, दिस जस्ट मीन्स के नॉर्मल पार्टिकल्स दैट वी नो जिनकी सब लाइट स्पीड होती है वो लाइट कोन के अंदर ही ट्रैवल करते हैं। सो अगर कोई पार्टिकल है यहाँ से आपने पार्टिकल रिलीज किया इनवर्ड्स इस लोकेशन से, तो इट्स गोइंग टू फॉलो इनसाइड द लाइट कोन। वो यूं नहीं जा सकता, दैट्स नॉट परमिटेड, क्योंकि दिस वुड मीन के फास्टर देन लाइट ट्रैवल हो गया यहाँ पे, दैट वुड बी टैक्योनिक। सो जो मटेरियल पार्टिकल्स होते हैं, एनी मैसिव पार्टिकल, अगर लाइट है यहाँ से आप लाइट जा रही है तो लाइट विल गो लाइक दिस। मटेरियल पार्टिकल है, इट विल फॉलो within the light cone. Its path will always lie inside the light cone. So black hole के अंदर जाएगा यहाँ से लॉन्च किया तो, और अगर आपने यहाँ से पार्टिकल लॉन्च किया in this direction, the geodesic will bend and it will go back in. Again light cone के अंदर ही रहेगा। जी सर मेरा सवाल ये है कि ये स्पेस और टाइम आपस में इंटरकन्वर्टेबल हो सकते हैं? जी फिर से ये स्पेस और जो टाइम है ये आपस में इंटरकन्वर्टेबल हो सकते हैं, मतलब स्पेस से टाइम बने और टाइम से स्पेस, ऐसा कोई हो सकता है? मतलब बने का मतलब ये कि इट डिपेंड्स ऑन कि आपकी कैसी ट्रेजेक्टरी है। तो मैं एक तस्वीर बनाता हूँ, आपने सुना होगा ट्विन पैराडॉक्स। ट्विन पैराडॉक्स है कि अगर दो ट्विन्स हैं और एक जो है वो एक ही अपने लोकेशन पे रहे और दूसरा जो है वो स्पेस में खला की सैर करके वापस आए, तो ट्रेजेक्टरीज क्या होंगी?
सो इसमें जो आपका सवाल है स्पेस और टाइम कन्वर्शन का वो आता है. सो इसकी तस्वीर एक बनाते हैं. सो इसकी तस्वीर जो है वो ऐसी होती है, और ये सिर्फ फ्लैट स्पेस टाइम की बात है. तो ये t है, ये x है, और एक जो ट्विन की ट्रेजेक्ट्री है, यहाँ से लेट्स से ट्विन शुरू होते हैं. एक जो है वो यहाँ पे बैठा रहता है टाइम 0 पे, गोज फ्रॉम हियर टू हियर. दूसरा जो ट्विन है वो यहाँ से ट्रैवल करके यूं जाता है, यूं वापस आता है, और यहाँ पे उनकी वापस मुलाकात होती है इधर. तो सवाल ये पैदा होता है कि जो ट्विन जो है, विच ट्विन इज ओल्डर, विच ट्विन इज यंगर. तो इसमें हमें सिर्फ एक ही कैलकुलेशन की ज़रूरत होती है. अब ये पहले ट्विन को देखें, लेट्स से ये ट्विन ए है और ये ट्विन बी है. अच्छा, ट्विन ए जो है, ये जो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस क्या है ट्विन ए के हिसाब से? ट्विन ए के हिसाब से द डिस्टेंस इज, लेट्स से कि ये जो है इतना टाइम गुजरा है अकॉर्डिंग टू ट्विन ए. सो इसका जो उम्र है इट्स जस्ट टी, जो टाइम गुजरा है. सो वी से दैट द डिस्टेंस, कैसे ड्रॉ किया जाए इसका, लेट्स से लेट्स कॉल दिस, ये ट्विन ए ट्विन बी है, इसको कहें कि दिस इज द पॉइंट P1 एंड दिस इज द पॉइंट P2. सो जो डिस्टेंस है P1 माइनस P2, ये स्पेस टाइम फार्मूला के हिसाब से इज जस्ट गोइंग टू बी t एक ट्विन के लिए. दूसरा ट्विन जो है वो क्या करेगा? दूसरा ट्विन जो है उसका ये डिस्टेंस यहाँ से यूं गया है. अब इसमें आप देखें कि कितनी स्पेस आती है, कितना टाइम आता है. इस डिस्टेंस में सिर्फ टाइम आता है क्योंकि स्पेस तो 0 है. तो अगर इसका हम ड्रॉ करें, फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज माइनस dt स्क्वायर्ड प्लस dx स्क्वायर्ड. अच्छा, ये जो ट्विन है, ट्विन ए, इसके लिए x तो चेंज होता ही नहीं है क्योंकि वो एक ही जगह पे बैठा हुआ है. सो दिस इज, ये 0 है उसके लिए, तो सिर्फ टाइम चेंज होता है. ये जो ट्विन है इसके लिए स्पेस भी चेंज हो रही है और टाइम भी चेंज हो रहा है. क्योंकि स्पेस क्यों चेंज हो रही है? क्योंकि यहाँ से निकल के यूं जाता है, इट्स डिफरेंट लोकेशन, यहाँ पे आता है अलग लोकेशन है, यहाँ पे आता है अलग लोकेशन है, फिर वापस यहाँ पे आ जाता है. तो अगर आप इसका टाइम कैलकुलेट करना चाहें तो इसका टाइम क्या चीज़ है? टाइम इज जस्ट द, ये कर्व की लेंथ है. ये कर्व की लेंथ क्या है? वेल, ये जो कर्व है इसकी जो लेंथ है, इसमें थोड़ा सा टाइम के पीसेस भी आते हैं और स्पेस के पीसेस भी आते हैं. सो आप ये कैलकुलेट करें तो जो आपका सवाल है कि टाइम और स्पेस के बीच में स्वैपिंग हो सकती है, इट डिपेंड्स कि आप ट्रैवल कैसे कर रहे हैं फ्रॉम पॉइंट 1 टू पॉइंट 2. इसमें कुछ टाइम आता है, कुछ स्पेस आती है. यहाँ से यहाँ जाएं तो सिर्फ स्पेस आती है, सॉरी सिर्फ टाइम आता है यहाँ से यहाँ जाएं तो ट्विन पैराडॉक्स जो है वो पैराडॉक्स नहीं है. उसमें सिर्फ ये है कि आपकी ट्रेजेक्ट्री क्या थी और ट्रेजेक्ट्री की लेंथ कितनी है नए पैथागोरस थ्योरम के हिसाब से. और अलग अलग ट्रेजेक्ट्रीज हैं, उनमें अलग टाइम होता है और अलग स्पेस होती है, इंटरवल्स. अच्छा वक़ार, मेरा ख्याल एक आखिरी सवाल होगा, उसके बाद फिर मेरा ख्याल, हाँ, उसके बाद ऑनलाइन सवाल हैं. तो ओके, लास्ट क्वेश्चन. सर, वार्प ड्राइव से रिलेटेड क्वेश्चन था, जिसमें आपने एक डायग्राम में बनाया था, कर्व स्पेस टाइम है और फिर बाहर उसके नॉर्मल स्पेस टाइम था. एक तो मैंने पूछना था, अगर लॉरेंस ट्रांसफॉर्म अप्लाई करें तो जो कर्व स्पेस टाइम में एक सपोज करें कि रॉकेट शिप ट्रेवल कर रही है और बाहर नॉर्मल स्पेस टाइम में ऑब्जर्वर बिठा दें, उस ऑब्जर्वर को स्पेस टाइम रॉकेट शिप किस तरह की नज़र आएगी? लंबी होती हुई नज़र आएगी या श्रिंक होती हुई? और फिर दूसरा ये था कि दोनों में टाइम किस तरह होगा? कर्व स्पेस टाइम में टाइम तेज़ होगा या स्लो होगा, और बाहर स्लो होगा या तेज़ होगा नॉर्मल स्पेस टाइम में? इसमें जो है ये बड़ी सिंपल सी चीज़ है. अगर आपको कोई भी ऑब्जर्वर का टाइम कैलकुलेट करना है तो स्पेशल रिलेटिविटी, जो जनरल रिलेटिविटी या स्पेशल रिलेटिविटी, उसमें बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है. डिस्टेंस क्या है दो पॉइंट्स के बीच में, और जो डिस्टेंस है वो एक इनवेरिएंट चीज़ होती है.
क्योंकि द डिस्टेंस फार्मूला इज अ फिक्स फार्मूला, आपके कोई भी कोऑर्डिनेट्स हों, इट डजंट मैटर, स्पेस टाइम इंटरवल इज फिक्स। जहाँ तक कि लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशंस हैं, लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशंस जो हैं वो स्पेशल रिलेटिविटी के होते हैं जब कर्व स्पेस टाइम ना हो, और जब कर्व स्पेस टाइम हो तो जो ट्रांसफॉर्मेशंस होते हैं बिटवीन व्हाट एंड व्हाट, लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशंस आर सिंपली कि आपके पास स्पेस टाइम है और उस पर आप कोऑर्डिनेट्स ड्रॉ करते हैं और फिर कनेक्ट करते हैं कि अच्छा अगर मेरे कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से ये है तो आपके कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से क्या है। तो एक किस्म की डिक्शनरी होती है ट्रांसलेट करने की। ये जो आपका सवाल था उसमें श्रिंक होता है कि नहीं होता, क्या होता है, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ कि आपकी ट्रेजेक्टरी में आपने कौन से नंबर को कैलकुलेट किया है। जहाँ तक के कंपेयर करना है, कंपैरिजन इज़ वेरी सिंपल। आप कंपेयर कर सकते हैं सिर्फ फॉर एग्जांपल जब ट्विन्स आके मिलें। तो ये जो तस्वीर है, ये जो मैंने इधर बनाई हुई है, ये वाली, अगर कर्व स्पेस टाइम है उसके कोई भी छोटा हिस्सा लुक्स लाइक फ्लैट स्पेस टाइम, यू गो टू अ पॉइंट और आसपास देखें कर्व स्पेस टाइम है क्या चीज़, इट्स जस्ट फ्लैट स्पेस टाइम को छोटे छोटे टुकड़े आप ग्लू कर लें तो कर्व स्पेस टाइम हो जाता है। जैसे जो अगर आप फुटबॉल को पैचेस निकालें तो सारे पैचेस फ्लैट होते हैं, उनको ज्वाइन कर दें एक तरीके से तो कर्व फुटबॉल बन जाती है। तो कर्व स्पेस टाइम इज लाइक दैट, नियर अ पॉइंट एवरीथिंग इज फ्लैट एंड यू कैन टॉक अबाउट लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशंस। ये जो सवाल है कि हु इज ओल्डर और क्या चीज़ श्रिंक हुई है, क्या चीज़ नहीं श्रिंक हुई है, इट्स ये कैलकुलेशन की बात होती है कि एक ऑब्जर्वर क्या देख रहा है और दूसरा ऑब्जर्वर क्या देख रहा है। इंडिविजुअल कैलकुलेशंस होते हैं ये। इसमें जो रियलिटी होती है वो सिर्फ ये होती है कि सिर्फ अपीयरेंस की बात होती है ट्रांसफॉर्मेशन की फ्लैट स्पेस टाइम। तो वही फार्मूलाज जो है जनरल रिलेटिविटी में भी अप्लाई करते हैं नियर अ पॉइंट। चलिए ये आखिरी सवाल, उसके बाद फिर इंटरनेट सवाल। आवाज़ आ रही? सर, जो जनरल रिलेटिविटी में ग्रेविटी इज़ नॉट really a force, it's motion along curved space-time. Whereas in quantum mechanics and field theory, forces are communicated through particles. So in approaches for quantum gravity, we hear about gravitons being hypothesized. ग्रेविटॉन्स की बात होती है या पार्टिकल कोई जो कम्युनिकेट करेगा उसको ग्रेविटी को। So how does that reconcile this? Basically, how do approaches to quantum gravity take quantum gravity? How can it be communicated through particles when it is just basically curvature of space-time? अच्छा, very good question. So जो ग्रेविटी में जो ग्रेविटॉन्स की बात होती है, ये बड़ा एक किस्म का अप्रॉक्सीमेशन है। अप्रॉक्सीमेशन ये है कि आप फ्लैट स्पेस टाइम लें और उसका जो कर्वेचर है उसको बहुत ही रिस्ट्रिक्ट कर लें कि सिर्फ एक रिपल हो सकता है कर्व स्पेस टाइम पे। सो द पिक्चर वुड बी कि एवरीथिंग इज फ्लैट स्पेस टाइम और फ्लैट स्पेस टाइम पे बिल्कुल छोटा सा रिपल है जिसका कर्वेचर जो है बहुत ही इंतहाई छोटा है, सो ज़्यादा डिस्टोर्शन नहीं होता। सो जो नॉर्मल क्वांटम थ्योरी है, ये जो मैरिज है क्वांटम ग्रेविटी और क्वांटम फील्ड थ्योरी की, इसलिए मुश्किल है क्योंकि क्वांटम फील्ड थ्योरी के असम्पशंस जो हैं वो ये हैं कि स्पेस टाइम जो है वो बिल्कुल फिक्स्ड एंटिटी है, वो चेंज नहीं हो सकती। अगर उसका कर्वेचर ऐसा है तो कर्वेचर नहीं चेंज हो सकता। इट्स कॉल्ड फिक्सिंग द स्टेज। और वो जो स्टेज है दैट्स नेसेसरी क्वांटम थ्योरी डिस्क्राइब करने के लिए। जनरल रिलेटिविटी में जो स्टेज है वो आपकी मूव करते जा रही है, तो इसकी वजह से बड़ी टेक्निकल डिफिकल्टीज होती हैं। जहाँ तक कि ग्रेविटॉन और पार्टिकल्स का इंटरेक्शन है, ये जो अप्रॉक्सीमेशन जो क्वांटम फील्ड थ्योरी में यूज़ किया जाता है कि वील अस्यूम कि फ्लैट स्पेस टाइम है, स्पेस टाइम कर्वेचर है ही नहीं, सिर्फ ग्रेविटॉन्स हैं विच आर लिटिल रिपल्स। एंड ये जो रिपल्स हैं ये मैटर के साथ इंटरेक्ट करते हैं, मैटर आपस में इंटरेक्ट करता है। ये जो क्वांटम फील्ड थ्योरी का अप्रॉक्सीमेशन है, इसमें द ग्रेविटॉन इज ट्रीटेड लाइक एनी अदर पार्टिकल और स्पेस टाइम कर्वेचर जो है इट्स नॉट सेंटर स्टेज। So it's in a way particles of space-time. Gravitons. You can think of it as a particle of space-time. Quantization of space-time. But a particle of space-time in such a way कि मैक्रोस्कोपिक स्केल पे
ये जो है बहुत ही छोटा सा रिपल है ऑन स्पेस टाइम. अब फॉर एग्जांपल आप ये छोटे छोटे से रिपल्स लेके आप ब्लैक होल नहीं बना सकते, क्योंकि ब्लैक होल में तो बहुत ज्यादा कर्वेचर है. सो ग्रेविटॉन के टुकड़ों से लेके टाइनी टाइनी ग्रेविटॉन से लेके आप ब्लैक होल बना ही नहीं सकते, क्योंकि उसमें ग्रेविटॉन का असम्पशन ये है कि देयर इज फ्लैट स्पेस टाइम एवरीवेयर, फ्लैट स्पेस टाइम इज सीक्रेट, और उस पर बिल्कुल छोटा सा रिपल है एंड यू हैव टू मेक श्योर कि वो रिपल ज्यादा बड़ा ना हो. थोड़ा सा इजाफा करूंगा इसमें, ये आम रिपल्स नहीं है, ये रिपल्स एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट भी करते हैं. एक रिपल Interact भी दूसरे कर- रिपल को ख़त्म भी कर सकता है, उसको डबल भी कर सकता है. जी. अच्छा, सो इट्स इंटरेक्शन लाइक नॉर्मल पार्टिकल्स, लेकिन जो बैकग्राउंड इनका उसकी फ्लैट स्पेस टाइम है उसको आप नहीं टच कर सकते. ठीक. अब चलें हम इंटरनेट. हाँ. सर बहुत शुक्रिया इतनी इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव डिस्कशन के लिए. हमारे हर दूसरे सेशन की तरह ये डिस्कशन भी द ब्लैक होल के फेसबुक पेज पे लाइव जो है नशर हुई है. तो वी हैव मैनी ऑनलाइन क्वेश्चंस एंड ऑडियंस एज वेल. चंद एक क्वेश्चंस मैं रखता हूँ, चूँकि ये गुफ्तगू के दौरान आते रहे हैं, हो सकता है कि आपने इनके बारे में थोड़ा जिक्र कर दिया हो, बट जस्ट टू रिप्रेजेंट दैम मैं आपके सामने रख रहा हूँ. जैम सादिक हैं हमारे साथ, वो पूछ रहे हैं, कैन वाइट होल्स बी कंसिडर्ड एज अ कैंडिडेट फॉर डार्क एनर्जी? Well, white holes aren't dark, so it won't be dark energy. अगर white holes हैं तो it will be very visible. Dark matter is not visible. तो अगर जो चीज़ नज़र नहीं आती, white holes तो नज़र आएंगे अगर हैं तो. उन इन्हीं का दूसरा क्वेश्चन है, सो द नेगेटिव कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज नेगेटिव एनर्जी डेंसिटी. So cosmological constant जो है, it's a global thing जो आइंस्टाइन के इक्वेशंस में है. It's a fixed number. So उसमें it's not considered negative energy. No, it's just a parameter in the Einstein equations. Cosmological constant is a very different kind of entity than normal matter. इसका बहुत ही simple material description है, uniform everywhere. तो उसका जो स्पेस टाइम पे इफेक्ट होता है बड़ा ग्लोबल सा इफेक्ट होता है, लोकल इफेक्ट नहीं होता. एक और क्वेश्चन है कि वाइट होल्स या वार्प ड्राइव्स जो हैं, क्या ये प्योरली थ्योरेटिकल कंस्ट्रक्ट्स हैं एट दिस स्टेज, या इनकी कोई एक्सपेरिमेंटल या ऑब्जर्वेशनल इंडिकेशन भी है? सो वार्प ड्राइव जो है वो तो आप समझें कि एक किस्म की स्पेस टाइम आर्टिस्ट्री है. उसमें कोई अभी कंस्ट्रक्ट नहीं हुआ है, कोई एविडेंस नहीं है उसका. वाइट होल्स जो हैं आइंस्टाइन की थ्योरी के एक सोल्यूशंस हैं, वो डिटेक्ट नहीं हुए हैं, सिर्फ ब्लैक होल्स डिटेक्ट हुए हैं अभी. आइंस्टाइन की थ्योरी के बहुत बहुत सोल्यूशंस हैं जो नेचर में नहीं नज़र आते. रिगार्डिंग वार्प ड्राइव्स एक और क्वेश्चन है कि हाउ डू दे पोटेंशियली चैलेंज और अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लिमिटेशंस पोस्ड बाय द स्पीड ऑफ लाइट. और साथ ये भी है कि could they provide a practical means of interstellar travel? अगर आप बना सकते हैं तो yes, they can provide means of interstellar travel, लेकिन स्पीड ऑफ लाइट से कोई ताल्लुक नहीं है इनका, क्योंकि ये सिर्फ आप स्पेस टाइम को वार्प करने की कोशिश कर रहे हैं. जो स्पेशल जनरल रिलेटिविटी के असम्पशंस हैं कि फास्टर देन लाइट ट्रैवल जो है वो नहीं हो सकता, वार्प ड्राइव से नहीं हो सकता. सो इसकी एक एनालॉजी आप ये सोच सकते हैं वार्प ड्राइव की कि अगर आप एक कोई चीज़ उठाना चाहते हैं कमरे के दूसरे कोने में और नीचे कारपेट बिछा हुआ है, कारपेट को समझें कि स्पेस टाइम है, तो आपको वो ऑब्जेक्ट तक जाना है. तो एक तरीका तो आप जाके वो ऑब्जेक्ट को उठा लें पैदल चल के. दूसरा तरीका यह है कि आप कारपेट को खींच लें तो आपके पास आ जाएगा वो ऑब्जेक्ट. तो ये जो है ये एक किस्म की एनालॉजी है कि स्पेस टाइम के साथ कैसे इंजीनियर किया जा सकता है कि यू डिस्टॉर्ट स्पेस टाइम. जैसे आपने कारपेट को खींचा तो कारपेट को डिस्टॉर्ट किया, आप ऑब्जेक्ट तक पहुंच गए. सो इसमें स्पीड ऑफ लाइट जो है वो तो बिल्कुल नहीं टच होती. आखिरी दो क्वेश्चन सर.
ब्लैक होल्स के साथ जो एक्सट्रीम ग्रेविटेशनल फोर्सेस एसोसिएटेड हैं, उस तनाजुर में वो पूछ रहे हैं कि व्हाट चैलेंजेस वुड नीड टू बी ओवरकम टू हार्नेस देयर पोटेंशियल फॉर वार्प ड्राइव टेक्नोलॉजी कहीं मुस्तकबिल में. द लास्ट पार्ट फिर से रिपीट कीजिए, सॉरी. जो ब्लैक होल्स के साथ ग्रेविटेशनल फोर्सेस जो एसोसिएटेड है, उस हवाले से कहा है कि व्हाट चैलेंजेस वुड नीड टू बी ओवरकम टू हार्नेस देयर पोटेंशियल फॉर वार्प ड्राइव टेक्नोलॉजी. वार्प ड्राइव और ब्लैक होल्स का कोई कनेक्शन नहीं है, द वे आई डिस्क्राइब्ड इट. सो जो ब्लैक होल्स हैं, दे हैव बीन ऑब्जर्व्ड. वार्प ड्राइव्स जो हैं, उनका जो है स्पेस टाइम कर्वेचर डिस्टॉर्शन है बिटवीन 2 पॉइंट्स. सो कोई वो दोनों स्पेस टाइम्स को कंपेयर नहीं कर सकते. Right. One last question. Could the study of black holes and related concepts lead to breakthroughs in our understanding of fundamental physics, such as the reconciliation of general relativity and quantum mechanics? अब जो reconciliation of quantum theory and gravity जो है, वो तो ongoing चीज़ है. उसके बड़े फाउंडेशनल मसले हैं, तो इट्स एन ओपन क्वेश्चन. अब तो लोग ऐसे भी आ गए हैं, वो कहते हैं कि ग्रेविटी को क्वांटाइज करने की ज़रूरत ही नहीं है. इन द सेम वे कि जो पानी का फ्लूइड फ्लो होता है, हवा, वेदर का मौसम जैसे बादलों और हवाओं से डिस्क्राइब होता है, उसको तो हम क्वांटाइज नहीं करते. तो उनका ये व्यू है कि ग्रेविटी को भी क्वांटाइज नहीं करना चाहिए. और ये नया इमर्जेंट सा व्यू है. और लोग हैं जो कहते हैं कि नहीं, क्वांटाइजेशन ज़रूरत है कि फंडामेंटल डिस्क्रिप्शन क्वांटम थ्योरी का ही होना चाहिए. सो ये एक किस्म का सवाल हो जाता है कि किस किस्म की ब्रेक थ्रू की ज़रूरत है. ये बहुत लोगों ने सोचा है. रॉजर पेनरोज, जॉन व्हीलर, बहुत लोगों ने सोचा है. वी आर स्टक. Well, we will become unstuck. Thanks very much. बहुत शुक्रिया वक़ार. I think we enjoyed it very much, all of us. Thank you. Thank you.